चलिए हम अपने आज के इस वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। जितने लोग भी जुड़ गए, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, लोग इस टॉपिक को ध्यान से सुने ताकि आपके कोई भी ऐसा पॉइंट छूट ना जाए जिसकी वजह से आपको आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत हो या फिर आप मतलब कुछ भी इशू हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का टॉपिक है स्टार्टअप इंडिया। मैं जो भी लोग आज आए हैं, मैं फिर से अपनी तरफ से मैं सबको नमस्कार करता हूँ। आपका इस वेबिनार में स्वागत है, जो कि मुझे उद्यमिता हेल्पलाइन में मौका दिया है कि मैं आके आपके सामने इस वेबिनार को प्रेजेंट करूँ और आप उनके जो भी मेंबर्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स है, जो भी मैं उनको सॉल्व कर सकूँ। तो जैसे कि आप लोग टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन आज का टॉपिक है स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन बेनिफिट्स और गवर्नमेंट ने क्या क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस उसके लिए बना रखे वेबिनार। इस वेबिनार के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए हम अपना वेबिनार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्या आज का मतलब जो भी बिजनेसमैन है, जो भी स्टार्टअप्स है, एमएसएमई है, उनको एक ये कंफ्यूजन रहता है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इस वेबिनार के थ्रू हम लोग आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। हमारा एजेंडा वेबिनार का है कि हम स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में जानेंगे कि गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो लॉन्च किया था, कब किया था, किस पर्पज से किया था, स्टार्टअप्स का डेफिनेशन क्या होता है, अगर आप स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। ठीक है। फिर उसके बाद हम ये जानेंगे कि स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। फिर हम जानेंगे कि स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या होते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही होता है कि किसी भी चीज करने के फायदे क्या होते हैं, तभी हम उस चीज को आगे पढ़े या उस चीज को हम आगे जाने या उस चीज को समझे। तो हम यहाँ बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं। फिर बात करेंगे कि गवर्नमेंट जो हमारी जो सरकार है, जो हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सरकार है, उनने एमएसएमई जो स्टार्टअप्स के लिए जो भी स्कीम्स बना रखी है, उसमें हमें किस टाइप का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन की बेसिस पे। फिर हम बात करेंगे कि हम उद्यमिता हेल्पलाइन, मैंने आपको पहले भी कहा, उद्यमिता हेल्पलाइन हमेशा अग्रसर रही है अपने मेंबर्स और अपने जो भी नए मेंबर्स या जो भी मेंबर्स नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर हमारे पास कोई आया तो हम उसको कैसे हेल्प सकें, उनको सारे क्वेश्चन के कैसे आंसर दे सके। तो चलिए हम इस वेबिनार को स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम होती क्या है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव था, जो कि एक एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की गई थी, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप, जो उद्यमिता है, जैसे हमारा नाम है उद्यमिता हेल्पलाइन है, तो जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है, इनोवेशन है, इन सबको बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव लॉन्च किया था 16 जनवरी 2016। ये स्कीम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इस स्कीम को जो लॉन्च करने का जो मेन मोटिव ये था कि जो भी देश में कई लोग क्या है ना, कुछ इनोवेटिव आइडियाज है उनके पास, तो उनको कैसे आगे बूस्ट किया जाए, कैसे उनको सपोर्ट किया जाए गवर्नमेंट द्वारा, उसके लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। स्टार्टअप इंडिया के कुछ एलिजिबल कंडीशंस है, कुछ कंपनीज हैं जो एज अ स्टार्टअप इंडिया को डीपीआईआईटी रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स भी कहते हैं। डीपीआईआईटी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड का, इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड का, जिसमें हम लोग स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो इसमें कुछ टाइप के बेनिफिट्स दिए गए हैं, जैसे टैक्स एग्जाम्पशन का बेनिफिट है। अगर आपको कोई स्टार्टअप है, मान लीजिए आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो आप फास्टर एग्जिट कैसे ले सकते हो उस बिजनेस से, उस कंपनी को क्लोज कैसे कर सकते हैं। आईपीआर को हम जानेंगे कि आईपीआर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जिनके बारे में अगर आपको कोई पेटेंट कराना है तो उसमें गवर्नमेंट आपको स्टार्टअप्स को क्या बेनिफिट दे रही है। तो कई ऐसे सारे स्कीम्स के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में हम आगे आने वाली स्लाइड्स में जानेंगे। इसी रीजन की वजह से स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया था। तो एक बहुत ही बेसिक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा कि स्टार्टअप है क्या, मतलब अगर हम नॉर्मल बात करें स्टार्टअप है क्या। मतलब लोगों को ये लगता है कि अगर मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, आज मैं हूं, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो मैं सोचता हूँ वो एक हमारा स्टार्टअप है। हमारे अकॉर्डिंग वो स्टार्टअप है, लेकिन जनरली स्टार्टअप की डेफिनेशन गवर्नमेंट द्वारा कुछ और है। मैं आपको क्लियर करूँ, वो स्टार्टअप नहीं होता, वो आप एक तरह से आप अपना उद्योग स्टार्ट करते हैं, वो एमएसएमई होता है। जैसे मान लीजिए आपने कुछ आइडिया स्टार्ट किया, मैंने उसको प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर कर लिया, तो वो गवर्नमेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो स्टार्टअप नहीं है। वो स्टार्टअप है क्योंकि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसलिए आप उसको बोले कि हाँ मेरा नया स्टार्टअप है। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ पॉइंट सेट कर रखे हैं डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप्स के बारे में, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हमारा स्टार्टअप है कि नहीं। मैं आपको बात करूं, वो आपका एमएसएमई होता है, तो एक मैं छोटी सी चीज बताऊं, हर एमएसएमई स्टार्टअप हो सकता है, लेकिन सॉरी, हर स्टार्टअप एक एमएसएमई हो सकता है, लेकिन हर एमएसएमई एक स्टार्टअप नहीं हो सकता है।
जैसे प्रोप्राइटरशिप है, प्रोप्राइटरशिप एक एमएसएमई है, लेकिन वो स्टार्टअप नहीं बन सकता है, क्योंकि कुछ डेफिनेशन क्राइटेरिया है। अब मैं एमएसएमई की डेफिनेशन, लोगों को एमएसएमई के बारे में पता ही होगा। एमएसएमई क्या होता है? एमएसएमई होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो गवर्नमेंट ने जो एमएसएमई क्लासिफिकेशन की जो एक क्राइटेरिया बनाया था, उसमें ये लिखा था, ऊपर वाला एग्जिस्टिंग है, जब एक्ट लॉन्च हुआ था तब था कि इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम है तो आप माइक्रो है, 5 करोड़ से कम है तो आप स्मॉल है, अगर 10 करोड़ से कम है तो आप मीडियम है। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली 2021 में एमएसएमई का डेफिनेशन को रिवाइज किया था, जिसमें ये कहा था कि अगर किसी भी कंपनी, रादर वो प्रोप्राइटरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, पार्टनरशिप हो, एलएलपी हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, कुछ भी, अगर आप इंडिविजुअल भी अगर काम कर रहे हैं, और अगर आपका प्लांट एंड मशीनरी या लैंड बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट आपका 1 करोड़ से कम है और आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो आप माइक्रो कहलाएंगे। उसी तरीके से अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ या 1 करोड़ के बीच में है, या फिर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में है, तो आप स्मॉल एंटरप्राइज कहलाएंगे। उसी तरीके से अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ऊपर है, 20 करोड़ तक, तो आप मीडियम कहलाएंगे, और आपका टर्नओवर 50 से 100 के तक है तो आप मीडियम कहलाएंगे। ठीक है, ये तो कुछ सी डेफिनेशंस एमएसएमईज की। अब जो मेन हमारा जो एजेंडा इस टॉपिक का, स्टार्टअप्स के बारे में, मैं उस डेफिनेशन के बारे में आपको बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगा डेफिनेशन फॉर द स्टार्टअप्स। देखिए, कोई भी एंटिटी को हम स्टार्टअप तभी बोलेंगे इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म और अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इन इंडिया। कोई भी एंटिटी, एंटिटी मतलब कोई भी एक बिजनेस, वो स्टार्टअप तभी कहलाएगा अगर वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग प्राइवेट लिमिटेड है, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है, मतलब जो भी आपका लोकल, मान लीजिए आप दिल्ली में काम कर रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए बिहार में काम कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका स्टार्टअप है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप कहलाएंगे। उसी तरह आप एलएलपी एक्ट होता है, एलएलपी एक्ट 2008, उसके में उसमें अगर आपने एक एज एन एलपी रजिस्टर कर रखा है तो आप एक स्टार्टअप कहलाएंगे। आप स्टार्टअप तभी तक कहलाएंगे, मतलब अपने इनकॉर्पोरेशन डेट से लेके अगले 10 साल तक। मतलब मान लीजिए 2024 में मेरी कंपनी है, बनी है, तो 2034 तक या 2033 के लास्ट तक, 31 मार्च तक मैं एक स्टार्टअप कहलाऊंगा। उसके बाद मैं स्टार्टअप नहीं कहलाऊंगा। लेकिन इसमें एक और पॉइंट आता है, मान लीजिए आपका 10 साल, तो चलिए ठीक, गवर्नमेंट ने सेट करते 10 साल, लेकिन इन्हीं 10 साल में किसी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर मेरा टर्नओवर 100 करोड़ पहुंच गया, तो मैं स्टार्टअप के डेफिनेशन से बाहर हो जाऊंगा। कि अगर मान लीजिए आपने 5 साल आपका ठीक रहा, 5 साल आप स्टार्टअप है, लेकिन अगर मान लीजिए 6वें साल आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर चला गया, तो आप स्टार्टअप के डेफिनेशन से बाहर हो गए। फिर हम बात करते हैं, इफ इट इज वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोसेस और सर्विसेज, और इफ इट इज स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद अ हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन। मतलब जो आपका आइडिया वो इनोवेटिव होना चाहिए। अगर इनोवेटिव नहीं है तो वो किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विसेज को इम्प्रूव कर रहा हो। आपका बिजनेस स्केलेबल होना चाहिए, मतलब एक एक एंड तक जाने वाला होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि स्केलेबल मतलब आने 2 साल आपका बिजनेस चला, लेकिन तीसरे साल वो खत्म हो। तो वो स्केलेबल होना चाहिए। उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का हाई पोटेंशियल होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो डिसाइड करती हैं कि आपका स्टार्टअप है कि नहीं। इन्हीं बेसिस की वजह से आपको एक स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन मिलता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोगों के कई सारे क्लैरिफिकेशन होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं कि मान लीजिए सर मेरा पहले प्रोप्राइटरशिप फर्म था, मैंने उसको या फिर मेरा पार्टनरशिप फर्म था, मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, तो क्या मैं स्टार्टअप के लिए एलिजिबल हूँ? नो सर, आप स्टार्टअप के लिए एलिजिबल नहीं है। स्टार्टअप के लिए वही एलिजिबल है जिनका बिजनेस नया रजिस्टर्ड हो, सिंगल फर्स्ट रजिस्ट्रेशन हो, फर्स्ट हैंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, आपने उसको स्प्लिट कर दिया, या फिर पार्टनरशिप से प्राइवेट लिमिटेड कर दिया, स्प्लिट कर दिया, तो आप स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हैं सर। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट से जो भी बताता है कि स्टार्टअप क्या होता है। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर आपको किसी को भी इस चीज में लेकर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर लास्ट में हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे जिसमें हम लोग इस चीज को थॉरली डिस्कस करेंगे। अब मैं बात करता हूँ स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। वही कुछ चीजें थी जो मैंने पहले आपको बताया था कि आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होना चाहिए, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए, और एलएलपी होना चाहिए।
कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशंस उसमें एलिजिबल नहीं आते हैं। अगर आपका प्रोप्राइटरशिप है, आपकी पार्टनरशिप फर्म है, आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, या फिर आपका ट्रस्ट है, सोसाइटी है, एचयूएफ है, ये चार पांच हैं, तो आप स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपका टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है किसी भी एक साल, आपके इनकॉर्पोरेशन डेट से लेके आज तक, तो आप स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। आप 10 साल से कम पुराने होने चाहिए। मान लीजिए कि आपकी कंपनी 11 साल पुरानी हो गई है और आपका टर्नओवर लेकिन 100 करोड़ से ऊपर नहीं पहुंचा, तो आप स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते सर, क्योंकि आपकी कंपनी 10 साल से पुरानी हो गई। So the entity should not be formed by splitting up or reconstruction of an already existing business। मतलब कोई existing business के splitting से या reconstruction से या conversion से अगर कोई कंपनी बनी है तो वो स्टार्टअप के लिए एलिजिबल नहीं होती है। ये चीजें आप बहुत ध्यान से रखिएगा, क्योंकि लोगों को कुछ यही क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है, कुछ यही कंफ्यूजन होते हैं। फिर नेक्स्ट मैं बताता हूँ, शुड वर्क टुवर्ड्स डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस, और हैव अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद पोटेंशियल ऑफ क्रिएशन ऑफ द वेल्थ एंड एम्प्लॉयमेंट। ये चीज मैंने पिछले स्लाइड में भी बताया था कि ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होती है स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप स्टार्टअप हैं तो आपको स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। डीपीआईटी रिकॉग्निशन के लिए आपको विजिट करना है नेशनल सिंगल विंडो पोर्टल की वेबसाइट पे। पहले ये स्टार्टअप इंडिया पे रजिस्ट्रेशन की स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट से होता था, पर वो अब शिफ्ट कर दिया गया है नेशनल सिंगल विंडो पोर्टल में, जिसको हम स्पेल कर सकते हैं www.nsws.gov.in। आपको उस वेबसाइट पे जाना है। आपको वेबसाइट में कॉर्नर में एक ऑप्शन मिलेगा, लॉग इन एज एन इन्वेस्टर। तो आप इन्वेस्टर पे लॉग इन करेंगे, आपके सामने एक ऐसा फॉर्म खुल के आ जाएगा जिसमें आपको अपना नाम भरना है, अपना ईमेल भरना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, एक ओटीपी आएगा, उससे आप अपना वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसका मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, ऐसे करके आपको एक डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा जिसमें आप कंपनी का नाम, प्रोफाइल वगैरह आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में आपके जो भी डायरेक्टर्स होंगे वो आपके वहाँ पे डायरेक्टर्स की डिटेल आ जाएगी। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं, जो स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन होता है वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव होता है, इसलिए वहाँ पे आपको टाइप ऑफ अप्रूवल सेलेक्ट करना है। वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हम टाइप ऑफ अप्रूवल्स में हमको स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एज अ स्टार्टअप आ जाएगा। आपको वो सेलेक्ट करना है, कुछ आपके पास उसमें फॉर्म, ये आपका ऐसा डैशबोर्ड खुल जाएगा। फिर आप यहाँ से आके ओपन कर सकते हैं। फिर मतलब मैं आपको इतनी जल्दी मैं आपको मतलब वो आपको मैं नहीं समझा सकता हूँ कि स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीजें, कुछ एक इमेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें आपको लिखा है आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भर देंगे, आप डॉक्यूमेंट्स आपके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स आपके सारे कलेक्ट कर लेंगे, सब सारी चीजें आपके पास हो जाएंगी, तो आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाके स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ आंसर्स होते हैं, जिसके लिए आपको कोई एक किसी कंसल्टेंट वगैरह की हेल्प की जरूरत पड़ सकती है। गवर्नमेंट ने ये वेबसाइट बना रखी है सिंगल विंडो पोर्टल, जहाँ से स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है, आप चीज़ों के लिए एलिजिबल है कि नहीं, डॉक्यूमेंट्स आप फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये कुछ चीज़ों का ध्यान करने के बाद आप स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स क्या है, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है फॉर्म है तो आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप फर्म है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास एमओए, आपका एलएलपी एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। डायरेक्टर की पार्टनर्स की डिटेल्स होनी चाहिए, मतलब ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। आपने अगर कोई पेटेंट वगैरह या ट्रेडमार्क वगैरह ले रखा है तो आपके पास उसकी डिटेल्स होनी चाहिए। आपके पास आपका पैन नंबर होना चाहिए। आपको एक ऑथराइजेशन लेटर, जो स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट में एक फॉर्मेट अवेलेबल होता है, उस फॉर्मेट में आपको एक ऑथराइजेशन लेटर आपको मेंशन करना पड़ेगा, कि जिसमें आप किसी भी एक अपने ऑफिस के डायरेक्टर या अपने डायरेक्टर या किसी पार्टनर को आप ऑथराइज करेंगे कि आप मेरे भी यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको एक बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए होगा जिसमें आप ये मेंशन करेंगे कि मैंने इस डायरेक्टर को, मैं अपने बिहाफ पे इस बंदे को अपॉइंट कर रहा हूँ ताकि वो मेरे बिहाफ पे स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करेगा कंपनी के बिहाफ पे। ये सारी कुछ चीजें होती हैं। आपके पास एक प्रूफ ऑफ कंसेप्ट होना चाहिए, मतलब जो आपका बिजनेस है उसका आपके पास एक कंसेप्ट होना चाहिए। उस कंसेप्ट में आपको कुछ चीजें आपको ये बतानी पड़ेगी कि आपका आइडिया जो है वो किस तरह से इनोवेटिव है, आप किस टाइप का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेंगे, आपका किस टाइप का मतलब है। अगर अगर इनोवेटिव नहीं है तो आप अगर जो बिजनेस कर रहे हैं आप उसमें जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को आप कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं,
आपको जो, और एक चीज जरूर ध्यान रखिए, जब भी आप उसके लिए पीपीटी बनाए तो वो मैक्सिमम 10 स्लाइड में होनी चाहिए। 10 स्लाइड से ज्यादा की पीपीटी स्टार्टअप इंडिया में एक्सेप्टेबल नहीं है, वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ कि आपको और क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होता है स्टार्टअप इंडिया के लिए। वो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि आपका बिजनेस, आपके पीपीटी में आपका बिजनेस मॉडल होना चाहिए। आप स्केलेबल कैसे है आपका, वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। इनोवेटिव आपका आइडिया कैसे है, उसका सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, इन्वायरमेंट पे उसका इम्पैक्ट क्या है, ये सारे कंटेंट्स आपकी पीपीटी में होने चाहिए। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आप पीपीटी, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म कर रहे हैं, तो बेसिक डिटेल्स तो वहां भरनी होती है कि आपका, बेसिक डिटेल्स आपको ये भरनी होती है कि आपका मतलब बिजनेस का प्लान क्या है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपका डायरेक्टर डिटेल क्या है, वो सब जो मैंने मेंशन किया वो आपको मेंशन करना मैंडेटरी होता है। उसके बिना आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, कर पाएंगे। लेकिन लास्ट में आके एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी आता है उसमें, जिसमें आपको 4-5 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम द स्टार्टअप इज सॉल्विंग। कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका स्टार्टअप जो है वो अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। मतलब मान लीजिए आप कोई सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप लोगों की किस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हाउ डज द स्टार्टअप प्रपोज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब जो आपका स्टार्टअप है वो किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। मतलब पहले आपने बताया कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, फिर आपको बताना है कि आप किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट आपको बताना है कि जो आपका जो सॉल्यूशन है उसकी यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। मतलब बाकी जो भी एग्जिस्टिंग मार्केट में बिजनेस, ऐसा तो नहीं कि और लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो और कंसल्टेंट्स हैं, बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं। जैसे हम ही पता है कि हमारी यूएसपी क्या है, कि हम कैसे लोगों से बेहतर हैं, लोग हमारे पास आए। तो यही आपको यूएसपी बतानी होती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि ऐसा नहीं है कि बिजनेस कर लिया बस बात खत्म। आपको सबसे ज्यादा अगर ध्यान देने की कोई चीज है तो आप रेवेन्यू कैसे जनरेट कर रहे हैं, तो मतलब कमाई कैसे कर रहे हैं। भाई साहब आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, सब कुछ आपका सही, सब बढ़िया है, भाई साहब पैसे कैसे कमाओगे, पैसे कैसे जनरेट होंगे उससे, ये भी तो बताओगे ना। ऐसा तो नहीं कि बस बिजनेस स्टार्ट करके खत्म कर दिया। मैं जनरली हम लोग बिजनेस क्यों स्टार्ट करते हैं, इसलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें रेवेन्यू कैसे जनरेट करें। तो ये कुछ 4-5 क्वेश्चंस के आंसर होते हैं, ये आप वहाँ मेंशन करके आप वहाँ पे एप्लीकेशन आपका सबमिट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आप सबमिट करने के बाद आपका जो गवर्नमेंट से अप्रूवल वो 3 से 4 दिन में मैक्सिमम आ जाता है। फिर आप उसके बाद आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। आप बेनिफिट्स क्या होते हैं स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के, ये हम आपको लेकर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहला बेनिफिट्स होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से लेके आईपीआर से रिलेटेड आपको गवर्नमेंट बेनिफिट्स देती है। अगर आपको कुछ पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म से, मतलब मानिए कुछ सारे बिजनेस हो तो गवर्नमेंट ने ई मार्केट प्लेस बना रखा है जहाँ पे आप बिजनेस रजिस्टर करके अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को लिस्ट करके आप ऑर्डर्स वगैरह ले सकते हैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को। तो उसके ना कुछ नॉर्म्स होते हैं, उसमें रिलैक्सेशन कैसे मिलता है। अगर आप कोई बिजनेस लगा रहे हैं, आप लेबर रख रहे हैं, आप एनवायरमेंट फ्रेंडली काम कुछ कर रहे हैं, या तो उसके लिए क्या होता है कि आप कोई नॉर्मल अगर एंटरप्राइज है तो उसमें कई सारे उनको अप्रूवल्स लेने होते हैं। लेबर डिपार्टमेंट है तो लेबर डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेशन लेना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो सेल्फ सर्टिफिकेशन का एक बेनिफिट यहाँ पे मिलता है कि आप सेल्फ खुद से ही उसको सर्टिफाई कर सकते हैं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक। फिर सिडबी से टाइप करके गवर्नमेंट ने एक फंड्स ऑफ फंड्स बना रखा है स्टार्टअप में, जिसमें कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर गवर्नमेंट के जो एआईएफ्स हैं, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, वो इन स्टार्टअप्स में कुछ कुछ एक सर्टेन अमाउंट उनके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। फिर गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया था क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप, जिसमें जो भी एलिजिबल स्टार्टअप्स हैं उनको 100 करोड़ तक की, सॉरी 10 करोड़ तक की, 10 करोड़ तक की उनको एलिजिबिलिटी मिलती है कोलेटरल फ्री लोन की, अगर कोई वो स्टार्टअप है तो। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस स्कीम के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। कि जो भी मैं बेनिफिट्स मैं आपको बता रहा हूँ आगे आने वाली स्लाइड से मैं उनके बारे में डिटेल में जरूर बताऊंगा। मैं चैट में क्वेश्चन सेशन में देख रहा हूँ कि कई लोग मेरे से कह रहे हैं कि अपने सेशन को रीस्टार्ट करिए। तो अभी तक मैं आपको थॉरली बता दूं, मैंने स्टार्टिंग से लेके, मैं थोड़ा सा उनके लिए ये ब्रीफ करना चाहूंगी, स्टार्टिंग से लेके अभी तक हमने जो पॉइंट्स पढ़ा है कि स्टार्टअप क्या होता है। स्टार्टअप अगर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है या फिर आपका एलएलपी है, तो ही आप स्टार्टअप के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के लिए आपको नेशनल सिंगल विंडो पोर्टल वेबसाइट में जाके आप वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए स्टार्टअप इंडिया के रजिस्ट्रेशन के लिए, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होनी चाहिए, आपके पास पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए, एलएलपी डीड होनी चाहिए, आपके पास एमओए होना चाहिए। डायरेक्टर की डिटेल्स आपको इकट्ठा करनी है, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, किस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं।
आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे। तो कुछ ऐसे पॉइंट हमने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक किया है डिस्कस। अगर आप स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, आपकी कंपनी 10 साल से कम की होनी चाहिए। आपका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से कम का होना चाहिए। अगर आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, अगर आप नए बिजनेस में आए हैं, तो आप स्टार्टअप के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। तो जो लोग शायद अभी स्टार्टिंग में नहीं आ पाए, वो कह रहे कि आप रजिस्ट्रेशन सेशन स्टार्ट करिए, तो मैं उनको ये अपॉर्चुनिटी दूंगा कि वो लास्ट में मेरे से 1-to-1 क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि उनके जो भी पॉइंट्स हो उसमें क्लैरिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है स्टार्टअप्स के लिए। इनिशियल स्टार्टअप्स के लिए, जो लोग जो बच्चे एकदम से मतलब मान लीजिए कॉलेज से निकल के वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए अवेलेबल होता है ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। मान लीजिए फास्टर एग्जिट फॉर स्टार्टअप्स के बारे में बात करूं, मान लीजिए अगर कोई आपका बिजनेस चला नहीं, आपको अगर उसको क्लोज करना है, तो उसको फास्टर एग्जिट के लिए कैसे आपको एक बेनिफिट मिलेगा, वो भी इसमें मैं बताऊंगा आपको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह लॉन्च किए स्टार्टअप्स के लिए, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। इनकम टैक्स के बेनिफिट्स मिलते हैं आपको 80 IAC में 3 से 10 साल के लिए। मतलब आपके 10 साल की आप बिजनेस में आप 3 साल का टैक्स एग्जेम्पशन ले सकते हैं। कैपिटल गेन या फिर ट्रांसफर अगर कोई प्रॉपर्टी कर रहे हैं, तो उसमें आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं। कोई कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ लॉसेस है, उसके लिए आपको कुछ बेनिफिट्स मिलती हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स है जिनके बारे में हम लोग कुछ नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में गवर्नमेंट आपको क्या बेनिफिट देती है। जो आपका स्टार्टअप या पेटेंट का जो एप्लीकेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है, मतलब आपका जो आइडिया है, आपका लोगो है, उनको आप एक तरह से प्रोटेक्ट कर सके, मतलब एक तरह से अपनी ओनरशिप उसमें स्थापित कर सके, ताकि आपके अलावा कोई उसको यूज ना कर पाए। उसको हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में रजिस्टर करना करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या क्या होते हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रेडमार्क होता है, पेटेंट होता है, डिजाइन होता है, कॉपीराइट होता है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन होता है, कई सारे जो आईपीआरस होते हैं। ये गवर्नमेंट जो भी इसमें आपको बेनिफिट देती है एमएसएमई और स्टार्टअप्स को। अब मैं स्टार्टअप्स की बात करें तो उसके बारे में बताऊं। जो पेटेंट एप्लीकेशन आपका जो स्टार्टअप्स का होता है, उसको एक फास्ट ट्रैक एग्जामिनेशन दिया जाता है, जो भी DPIIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप। मान लीजिए कोई पेटेंट को एप्लीकेशन बनाने में 15 दिन लगता है, तो अगर आप रजिस्टर स्टार्टअप है, तो वो आपका 1 हफ्ते या 10 दिन में ही हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं फास्ट ट्रैकिंग। मतलब जल्दी से उनको एग्जामिन करके डिस्पोज करना होता है, वो फाइल बना के अपने पास नहीं रख सकते। नेक्स्ट क्या होता है कि इन फास्ट ट्रैकिंग एग्जिट या डिस्पोजल के लिए एक फैसिलिटेटर्स का एक पैनल बनाया गया है, गवर्नमेंट जिनको आइडेंटिफाई करती है। मतलब कुछ ऑल ओवर इंडिया से एक पैनल बनाया जाता है फैसिलिटेटर्स का, जो इन आईपी एप्लीकेशंस को मतलब एक फास्टर वे में डिस्पोज ऑफ या फिर अप्रूव करके करती है। मतलब इसका जो भी फीस होता है, और इसका जो भी फीस होता है मतलब फैसिलिटेटर्स का, वो गवर्नमेंट देती है। फैसिलिटेटर्स आपसे कोई भी फीस चार्ज नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पेटेंट के लिए आपसे फैसिलिटेटर फीस चार्ज नहीं कर सकते, अगर आप फैसिलिटेटर के थ्रू जा रहे हैं तो उसका एंटायर फीस जो भी होगा, जो भी गवर्नमेंट के सेट क्राइटेरिया के हिसाब से जो भी डिसाइडेड है, वो आपको पे करना है। जो भी गवर्नमेंट द्वारा जो भी कॉस्ट सेट किया गया है, जैसे मान लीजिए ट्रेडमार्क में अगर मान लीजिए 5,000 है, तो 5,000 ही आप पे करेंगे। 5,000 के अलावा कोई भी स्टार्ट फैसिलिटेटर आपसे पैसा डिमांड नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इसमें बेनिफिट होता है कि रिबेट ऑन फाइलिंग एप्लीकेशन। मतलब जो एप्लीकेशन आप फाइल कर रहे हैं पेटेंट और ट्रेडमार्क का, उसमें आपको एक रिबेट मिलेगा। 50% रिबेट मिलता है अगर आप ट्रेडमार्क फाइलिंग कर रहे हैं, और 80% आपको रिबेट मिलता है अगर आप पेटेंट फाइल करें। अगर मैं बात करूं कि अगर मान लीजिए 8,000 का आपका पेटेंट का कॉस्ट है, तो आप 16,000 1600 तक दे सकते हैं। अगर ट्रेडमार्क का आपका कॉस्ट 10,000 है, तो आप तो सिर्फ 5,000 देना है। तो ये एक तरह से कुछ बेनिफिट्स थे। अगर आप ट्रेडमार्क का पेटेंट वगैरह का आईपीआर एप्लीकेशन फाइल करें, मतलब आपका पहला बेनिफिट था कि आपका जो भी एप्लीकेशन है वो जल्दी उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा या फिर अप्रूव कर दिया जाएगा। आपका जो एप्लीकेशन है वो एक फैसिलिटेटर्स का पैनल है, वो उसको आइडेंटिफाई करके डिस्पोज ऑफ करेगा। और अगर आप कोई एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, तो उसमें आपको रिबेट मिलेगा। तो ये कुछ बेनिफिट्स है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स में आपको क्या रिलैक्सेशन मिलता है गवर्नमेंट द्वारा, अगर आप स्टार्टअप रजिस्टर्ड है तो। सबसे पहला बेनिफिट होता है कि आपको कोई प्रायर टर्नओवर का कोई एलिजिबिलिटी दिखाना नहीं होता। मान लीजिए कोई मतलब ऐसा नहीं कि कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कि मान लीजिए मेरा 5 करोड़ का टर्नओवर, कोई आपका अगर आप कोई लिमिट वगैरह या फिर कोई मान लीजिए अगर आप कुछ भी अगर वो ले रहे हैं, मतलब जैसे मान लीजिए कोई अगर
टेंडर वगैरह भर रहे हैं, उसमें मान लीजिए अगर मानते हैं कि वो बिजनेसेस जिनका 3 करोड़ या 5 करोड़ टर्नओवर है, वो ही इसके एलिजिबल है। तो अगर आप स्टार्टअप है तो आपको कोई ऐसा प्रायर टर्नओवर के लिए आपका मैंडेटरी नहीं होता, उसमें आपको गवर्नमेंट एग्जेम्पशन देती है अगर आप डीपीआईटी रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है तो। आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस दिखाने की जरूरत नहीं है कि मतलब आपको 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फ्रेश हैं अगर उस कंपनी में, अगर आपका स्टार्टअप है तो आप उसमें बेनिफिट्स ले सकते हैं। कोई भी ईएमडी का आपको लेने का जरूरत नहीं है, मतलब कोई मान लीजिए जैसे जैसे कोई टेंडर भरते हैं उसमें 5%, 10% हमें ईएमडी देना होता है, तो वैसा कोई ईएमडी आपको देने का जरूरत नहीं है अगर आप डीपीआईटी रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है तो। जो भी डीपीआईटी रिकॉग्नाइज रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स है वो अपने आप को गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा आज के टाइम में जो पोर्टल है, जीएम पोर्टल, जीईएम पोर्टल, जिसको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस भी बोलते हैं, वहां पे भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आप डीपीआरटी रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं, और आप ये तीनों बेनिफिट्स ले सकते हैं कि आपको कोई प्रायर टर्नओवर का एक्सपीरियंस नहीं दिखाना है, कोई एक्सपीरियंस नहीं दिखाना है, कोई ईएमडी देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए इन चीजों में आपको कोई दिक्कत होती है तो गवर्नमेंट ने एक रिट्रेशल फॉर्म भी अपने स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट में डाल रखा है कि आप जैन पे जा रहे हैं, आपको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, या फिर आपको कोई एप्लीकेशन सबमिट करने में कोई इशू हो रहा है, तो आप जय मतलब स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट में जाके वो रिट्रेसल फॉर्म भर सकते हैं और इन बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हैं। मैं लोगों से ये, जो भी मेरे पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट तक जरूर इस इवेंट में जुड़े रहें। मैं और भी रोचक तथ्य आपको बताऊंगा जिनसे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबिनार के थ्रू मैं देने की कोशिश करूंगा, और मैं यही कोशिश करूंगा कि जो भी क्वेश्चन आंसर सेशन में जो भी आप लोगों के आंसर हो, मैं उनको इजीली आंसर करके आपके सारे पॉइंट्स को क्लियर कर सकूं। नेक्स्ट बेनिफिट होता है सेल्फ सर्टिफिकेशन अंडर लेबर एंड एनवायरमेंट लॉज। मतलब कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसको एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना होता है, या फिर लेबर डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेशन वगैरह कराना होता है, रिटर्न्स वगैरह बहुत सारी चीजें होती है जो आपको फाइल करनी होती है। तो इन्हीं रेगुलेटरी बर्डन से स्टार्टअप को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने डीपीआरडी रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स को ये बेनिफिट दिया है। जो भी कुछ लेबर लॉज या एनवायरमेंट लॉज है उसमें स्टार्टअप्स को 3 से 5 साल के लिए, आपके इनकॉर्पोरेशन डेट से 3 से 5 साल तक का आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन देने का आपको सुनील जी कह रहे हैं कि आपका साउंड थोड़ा ठीक नहीं है, तो आई थिंक मैं ऑडिबल हूँ, प्लीज कोई कंफर्म करेगा प्लीज। कोई मेरे टीम से प्लीज मुझे बताए कि मेरा आवाज ठीक है कि नहीं। ओके, थैंक यू। अब मैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में, तो जैसे मान लीजिए आपने, आपको कोई लेबर, मतलब लेबर आपने रखा, आपको कुछ रिटर्न्स वगैरह फाइल करनी होती है, कुछ आपको सर्टिफिकेशंस करवाने होते हैं, आपको परमिशन लेने के लिए अगर आप कुछ लेबर्स रख रहे हैं तो उसके लिए क्या होता है कि आपको लोकल गेस्टेड ऑफिसर से या फिर डिपार्टमेंट में जाके आपका वेरिफिकेशन वगैरह करवाना होता है। लेबर वाले आपके क्या होते हैं, लेबर लॉ वाले, वो आपके आपकी साइट पे आके इंस्पेक्शन करते हैं कि आपने इतने लेबर रख रखे नहीं रखे हैं, लेबर का हाइजीन कैसा है, लेबर को आप कैसे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। कई सारी चीजें होती हैं जो लेबर लॉज वाले आके आपके फैक्ट्री पे चेक करेंगे। लेकिन अगर आप एक डीपीआईटी रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है तो आने वाले 5 साल तक, आपके डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 5 साल तक कोई भी आपका विजिट वगैरह नहीं होगा। आप इजीली अपना बिजनेस कर सकते हैं, सेल्फ सर्टिफाई करके आप वहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे कि हाँ मेरे यहाँ इतने लेबर हैं, मैं इतने काम कर रहा हूँ, ये मैं फैसिलिटीज अपने लेबर को दे रहा हूँ, मैं ये उनका पीएफ काट रहा हूँ, ये ईएसआई काट रहा हूँ। ये कुछ चीजें अगर आप इजीली मेंशन करके सेल्फ सर्टिफाई करके अगर आप दे देते हैं तो आप इजीली अपना काम कर सकते हैं, कोई भी उसमें विजिट वगैरह नहीं होगा, और ये चीज आप आने वाले 5 साल तक कर सकते हैं। अपने डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 5 साल तक कोई भी आपके पास इंस्पेक्शन वगैरह नहीं होगा। इंस्पेक्शन तभी होगा जब भी कोई क्रेडिबल या वेरिफिएबल कंप्लेंट आपके अगेंस्ट फाइल होता है कि नहीं, ये तो गलत इंफॉर्मेशन आपको आगे दे रहा है, उनका लेबर है ही नहीं, वो काम कर ही नहीं रहे। तो लेकिन उसमें भी क्या होता है कि एक लेवल, एक फर्स्ट लेवल ऑफिसर का एक अप्रूवल होना चाहिए, एक एप्लीकेशन होना चाहिए, उनका एक सिग्नेचर होना चाहिए, जो कि इंस्पेक्टिंग ऑफिसर को ये गाइड करेगा कि हाँ आप जाके वहाँ पे कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, लेबर्स वगैरह कम है, या फिर ठीक से वो बेनिफिट्स नहीं दे रहे हैं, तो आप प्लीज वहाँ जाके वेरीफाई करें।
अब कौन कौन से लेबर लॉज और कौन कौन से एनवायरमेंट लॉज है जिनका आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन का बेनिफिट मिलता है, वो मैं आपको ये बताऊंगा। द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट 1996 है। द इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979, द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970, द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविडेंट एक्ट 1952, द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। तो ये कुछ 5-6 लेबर लॉज है जिनमें आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन कर देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा आने वाले 4 से 5 साल में। फिर है कुछ एनवायरमेंट लॉज जैसे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन सेस अमेंडमेंट एक्ट 2003, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981। मान लीजिए अगर आप कोई स्टार्टअप है या कोई वैसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें वाटर लेवल या एयर का कुछ आपको अप्रूवल या क्लियरेंस लेना होता है, तो आप सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेसिस पे ही कुछ गवर्नमेंट ने 36 वाइट कैटेगरीज बिजनेसेस को आइडेंटिफाई कर रखा है कि जो लोग इसमें चाहे तो बेनिफिट्स ले सकते हैं, सेल्फ सर्टिफिकेशन करके भी अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। तो ये 3 एक्ट्स में अगर कोई आपका आ रहा है, वाटर एक्ट 1974, वाटर एक्ट 2003 एंड द एयर प्रिवेंशन एक्ट 1981, तो ये कुछ 8-9 लॉज थे जिसमें आप सेल्फ सर्टिफिकेशन करके अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट था अगर आप डीपीआईटी रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है। तो आई होप मैं आपके पॉइंट्स को क्लियर कर रहा हूँ। कहीं भी अगर आप सबका कोई भी अगर डाउट हो तो आप प्लीज आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं आने वाले क्वेश्चन आंसर सेशन में आपको उन चीज़ों को मैं सॉल्व करके इजीली आपके आंसर्स दे सकूँ। फिर नेक्स्ट आपका बेनिफिट होता है फास्टर एग्जिट फॉर द स्टार्टअप्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने स्टार्टअप्स को एक फास्ट ट्रैक फर्म्स नोटिफाई किया है और उनको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया है कि वो 90 डेज से 180 डेज के अंदर अंदर 90 डेज तक अपना जो ऑपरेशन है वो वाइंड अप कर सकते हैं, जो कि बाकी अदर कंपनीज के लिए 180 डेज होता है। मान लीजिए अगर आप कोई स्टार्टअप है, मैं थोड़ा स्लो करता हूँ, सॉरी। मान लीजिए अगर आपका कोई स्टार्टअप है, आप डीपीआईटी रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है, तो आप 90 डेज तक अपने ऑपरेशंस को वाइंड अप करके अपनी कंपनी को स्ट्राइक आउट करवा सकते हैं या क्लोज कर सकते हैं। और बाकी कंपनीज में क्या है, वो प्रोसीजर को टोटल 180 डेज लगता है। तो ये एक बेनिफिट दिया गया है स्टार्टअप्स को, जिसको उन्होंने गवर्नमेंट ने एज अ फास्ट ट्रैक फॉर्म आइडेंटिफाई किया है। मान लीजिए किसी स्टार्टअप का सिंपल ड्रेस स्ट्रक्चर है, कुछ क्राइटेरिया सेट किए गए गवर्नमेंट द्वारा, अगर वो उनको आइडेंटिफाई करके या उन स्ट्रक्चर्स में क्राइटेरियाज में फिट करता है, तो वो अपना वाइंडिंग का प्रोसेस 90 दिन के अंदर फाइल कर सकता है। इंसॉल्वेंसी एक्ट 2016 में भी ये कहा गया है कि कुछ सेट क्राइटेरिया सेट किए गए हैं। अगर आपका डेट स्ट्रक्चर जो भी है बहुत काफी नॉर्मल है, बहुत ज्यादा लोन वगैरह या फिर आपका वैसा कुछ नहीं है, तो आप एप्लीकेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट के में जाके आप फाइल कर सकते हैं, जिसमें आपका 90 डेज के अंदर आपका जो स्टार्टअप है वो इजीली बाइंड अप हो सकता है। इसके लिए क्या होता है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाता है आपके कंपनीज के लिए, जो कि आने वाले 90 दिनों तक आपकी कंपनी का ओनर रहेगा। वो आपके एसेट्स को और आपके लायबिलिटीज को चेक करके उनको लिक्विडेट करेगा, आपके क्रेडिटर्स को पे ऑफ करेगा अपने अपॉइंटमेंट के 6 महीने के अंदर अंदर। इसीलिए वो एक देखिए एक्ट में लिखा गया है वो 6 महीने तक कर रहा है, लेकिन ये जो अगर आप स्टार्टअप है तो आपको ये बेनिफिट 90 डेज के अंदर ही आप अपनी कंपनी बंद कर सकते हैं। ये एक बेनिफिट है स्टार्टअप्स के लिए। फिर नेक्स्ट बेनिफिट आता है टैक्स बेनिफिट फॉर द स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स को टैक्स बेनिफिट किया कैसे मिल सकता है, मतलब किस टाइप के आप स्टार्ट टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं, कौन से अलग अलग सेक्शन है। सेक्शन 56(2)(6)(b) है, सेक्शन 81 आईएसी है, फिर सेक्शन और भी 2-3 सेक्शन है। मैं आगे देख के मैं आपको बता दूं कौन कौन से सेक्शंस में आप टैक्स का एग्जेम्पशन ले सकते हैं। अगर आपको टैक्स बेनिफिट अगर आपको लेना है तो सबसे पहले ये कि आपको स्टार्टअप इंडिया का रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टार्ट इंडिया रजिस्ट्रेशन नहीं है आपके पास, आप स्टार्टअप रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप टैक्स का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। टैक्स का बेनिफिट लेने के लिए आपको स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट www.startupindia.gov.in पे जाके एक फॉर्म 2 या फॉर्म 1 में एक डिक्लेरेशन होता है, आपको फॉर्म करना है। वो डिक्लेरेशन आपको फाइल करना है। कुछ क्वेश्चनर्स होते हैं, आपको अपनी बैलेंस शीट आईटीआर वगैरह सबमिट करके आप वो टैक्स एग्जेम्पशन का एप्लीकेशन वहां पर फाइल कर सकते हैं। अगर मैं सेक्शन 56(2)(6)(b) के बारे में अगर डिफाइन करूँ तो वो ये कहता है, अगर अ कंपनी नॉट बीइंग अ पब्लिक कंपनी, अगर कोई कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं है, रिसीव्स फ्रॉम एनी पर्सन बीइंग अ रेसिडेंट
any consideration for issue of shares that exceeds the face value of such shares, the aggregate consideration received for such shares as exceeds the fair market of the shares. मतलब कोई भी ऐसी कंपनी जो एक पब्लिक कंपनी नहीं है और वो किसी रेसिडेंट पर्सन से कुछ शेयर्स अपने फेस वैल्यू के ज्यादा, मतलब मान लो उसका फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो वो 40 रुपए में अगर वो शेयर्स को इशू कर रही है, तो वो उसका जो एग्रीगेट कंसिडरेशन है वो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर से ज्यादा है। तो वो जो क्लॉज है वो सेक्शन 56(2)(6)(7)(b) कहलाता है। इस क्लॉज का, इस टैक्स का, इस इस सेक्शन में जो भी टैक्स बन रहा है स्टार्टअप्स के लिए, अगर आप इसमें रजिस्टर्ड है तो आप वो बेनिफिट्स उठा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि अगर वो इन्वेस्टमेंट है या वो इशू ऑफ शेयर्स है, अगर आपके पास किसी वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू आया है या फिर एक ऐसे कंपनी या क्लास ऑफ कंपनी के थ्रू आया है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नोटिफाइड है, तो वो टैक्स एग्जेम्पशन आप इस सेक्शन में नहीं ले सकते हैं। अब स्टार्टअप इंडिया में आपको टैक्स बेनिफिट लेने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप मान लीजिए आपको एक स्टार्टअप इंडिया में टैक्स बेनिफिट लेना है, तो आपको एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा फॉर्म 2 में, टू क्लेम द एग्जेम्पशन फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 56(2)(7)(b) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें लिखा गया है कि आपको एक स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो आपका एग्रीगेट पेड अप कैपिटल है। मान लीजिए आपको सेक्शन 56(2)(7)(b) में अगर कोई एग्जेम्पशन लेना है, तो आपका जो एग्रीगेट पेड अप कैपिटल है वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका पेड अप कैपिटल 25 करोड़ से ज्यादा आ गया, तो आप स्टार्टअप इंडिया के टैक्स बेनिफिट को नहीं अवेल कर सकते हैं, जो कि सेक्शन 56(2)(6)(7)(b) में स्टार्टअप्स को दिया जाता है। कुछ पॉइंट्स है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट्स है वो इन चीजों में नहीं होना चाहिए, कोई बिल्डिंग या फिर लैंड में, कोई रेजिडेंशियल हाउस में, कोई लोन्स एंड एडवांसेस में आपने किसी अदर कंपनी में कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन ना दिया हो, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में कोई मोटर क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, यार्ड्स, या फिर जो आप जिसका एक्चुअल कॉस्ट 10 लाख से ज्यादा, अगर कुछ ये इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो आप स्टार्टअप इंडिया के सेक्शन 56(2)(7)(b) का एग्जेम्पशन नहीं ले सकते हैं। या फिर आपका अगर कोई ज्वेलरी या फिर अदर स्टॉक इन ट्रेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर कोई ज्वेलरी या फिर कोई स्टॉक इन ट्रेड अगर स्टार्टअप के पास है, तो वो इस टैक्स का बेनिफिट नहीं ले सकता है, प्रोवाइडेड दैट द स्टार्टअप शैल नॉट इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द एसेट्स। मतलब अगर आप ड्यूरिंग द पीरियड अगर आप टैक्स एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं, तो कुछ ए से लेके एस तक जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, उस आपके 10 साल के स्टार्टअप का जो पीरियड है, ये आपको ध्यान रखना है कि उन चीजों पे आपको 7 साल तक कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप उस इन चीजों पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कोई लैंड, बिल्डिंग या कोई मोटर क्राफ्ट जिसकी 10 लाख से कम वैल्यू है, 10 लाख से ज्यादा वैल्यू, या किस ज्वेलरी में, तो आप स्टार्टअप इंडिया के सेक्शन 56(2)(7)(b) के एग्जेम्पशन से आप बाहर हो जाते हैं। फिर आता है 80 IAC इनकम टैक्स एग्जेम्पशन फॉर 3 आउट ऑफ 10 ईयर्स। इसमें क्या होता है कि अगर आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम है इंक्लूडिंग आपको प्रॉफिट या गेन, अगर वो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, सॉरी, मान लीजिए अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में आपका जो इनकम है वो, अगर आपका 100% भी है, तो भी आप इनकम टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं अगले आने वाले 3 साल तक, अगर आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन है और आप सेक्शन 80 IAC में आपने स्टार्टअप इंडिया के टैक्स बेनिफिट का आपने एग्जेम्पशन का सर्टिफिकेट क्लेम कर लिया है। और क्या आप ये जो टैक्स बेनिफिट है वो टोटल 10 साल के आपके पीरियड में आप 3 साल तक कंटिन्यूसली ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज आपने 2025 में एक बार लिया, फिर आप 2027 में लेंगे, फिर या फिर 2023 में लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको जो भी टैक्स एग्जेम्पशन लेना है वो कंटिन्यूसली 3 साल तक लगातार लेना है। ये जो टैक्स सेक्शन है वो किन पे एप्लीकेबल है, वो आपको मैंने बताया था कि अगर आप स्टार्टअप हैं तो ही आप पे एप्लीकेबल है। अगर आप कोई स्प्लिटिंग या कोई रिकंस्ट्रक्शन से आप बने हुए हैं, तो आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, इसीलिए आप 81 IAC में आप टैक्स एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। The total turnover of its business does not exceed 25 crore rupees in any of the previous year, beginning on or after the first day of 2016 and ending on 31st day of March 2023। मतलब इस पीरियड में, किसी भी पीरियड में, अगर मान लीजिए इन पीरियड के बीच में अगर कोई भी कंपनी बनी है, स्टार्टअप बनी है,
और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में उसका 25 करोड़ से ज्यादा, मतलब जो प्रीवियस ईयर, जैसे मान लीजिए आपने 3 साल का एग्जामेशन आपको आगे लेना है, तो पीछे किसी भी पीरियड में 25 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर अगर होता है तो आप टैक्स एग्जामेशन नहीं ले सकते। कुछ लॉ, कुछ एक्ट गवर्नमेंट द्वारा सेट है कि बहुत टैक्स एग्जामेशन लेना इतना इजी नहीं होता है। कुछ आपको सेट क्राइटेरिया है कि आपको वो फॉलो ही करना पड़ेगा अगर आप टैक्स एग्जामेशन लेना चाहते हैं तो। अब मैं बात करता हूँ सेक्शन 54 GB कैपिटल गेन एंड ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। ये जो टैक्स बेनिफिट फॉर स्टार्टअप्स है, इसके लिए मैं एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन या डिटेल्ड वेबिनार जरूर आपके लिए आगे रखूंगा यहाँ पे, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास और टॉपिक्स बहुत सारे, टाइम कम है हमारे पास और टॉपिक्स हमारे पास बहुत ज्यादा है। तो एक सिंपल वे में, जैसे कुछ लोगों के मैं देख रहा हूँ, कुछ लोगों को बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही इजीएस्ट वे में स्टार्टअप्स के टैक्स बेनिफिट्स के बारे में जानना, तो मैं उनको यही अश्योर करता हूँ कि मैं जरूर एक वेबिनार रखूंगा जिसमें मैं स्टार्टअप्स के बेनिफिट्स को इजी वे में, बहुत ही इजी वे में उसको समझा सकूं, ताकि जो नए एंटरप्रेन्योर से जो बिजनेस करना चाहते हैं, वो अगर बिजनेस करना चाहे तो वो इजीली उनको कैसे कर सकते हैं और उनके बेनिफिट्स को मैं इजीली कैसे समझा सकता हूँ। पहला बेनिफिट ये कि इफ द कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग अ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द एलिजिबल एसएससी, या फिर द एसएससी बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर द सबसेक्शन ऑफ सेक्शन 139 यूटिलाइज द नेट कंसिडरेशन फॉर सब्सक्रिप्शन इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ एन एलिजिबल company, या फिर the company has within 1 year from the date of subscription equity shares by the SEC utilize this amount for purchase of new assets। तो सेक्शन 46 भी कैपिटल गेन के कोई भी ट्रांसफर या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में अगर 31 मार्च 2022 से पहले पहले the provisions are not applied to any transfer of residential property made after 31st day of March 2022। अगर 31st डे ऑफ मार्च 2022 के बारे में आपने कोई भी ट्रांजेक्शन अगर किया है, तो वो आप स्टार्टअप इंडिया के इस बेनिफिट में वो एलिजिबल नहीं होगा। उससे पहले का अगर कोई ट्रांजेक्शन है वो अगर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, वो आपके पास आ रहा है आगे, जिसका बेनिफिट्स आपको आगे आने वाले रिटर्न्स में आपको, अगर आपको फाइल करना पड़ेगी या फिर आपके बैलेंस शीट या आपके आईटीआर में वो चीज कैरी फॉरवर्ड हो रही है, तो आप इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं बहुत ही ब्रीफ और क्रिस्प में रखना चाहता हूँ इस बेनिफिट्स को, ताकि आने वाले वेबिनार्स में आपको और डिटेल बता सकूं, और मैं चाहता हूं कि लोग हमारे पास आए और मैं उनके ऑन बेनिफिट्स को क्लियर करूं। शायद आपकी कुछ टैक्स बेनिफिट्स के बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेक्शंस वगैरह हैं जो क्लियर नहीं हो रहे होंगे, मैं जरूर इस सेक्शन को आगे आने वाले टाइम में क्लियर करूंगा। सेक्शन 79 ये कहता है कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। मान लीजिए अगर पिछले आने वाले टाइम, पिछले आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस में अगर मान लीजिए कोई आपका लॉस या फिर कुछ आपका कोई प्रीवियस लॉस वगैरह रहा हो, आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो आप अगर स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है तो सेक्शन 79 के अकॉर्डिंग आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, अगर आप कोई भी दो कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हैं। क्वांटिटी ऑफ 51% शेयर होल्डिंग ऑफ और वोटिंग पावर, मतलब जो 51% शेयर होल्डिंग जिसके पास है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरे पास 51% शेयर होल्डिंग है, मैं अगर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उस कंपनी में हूँ, तो मैं कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ लॉसेस का बेनिफिट ले सकता हूँ, अगर मैं स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड हूँ तो। या फिर जो भी 100% शेयर होल्डर्स हैं वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हैं, शेयर होल्डर्स में कोई भी चेंज नहीं आया है। मैंने आज कंपनी बनाई, मैं आने वाले 10 साल तक, जब तक मेरा स्टार्टअप रजिस्टर्ड है, आने वाले 10 साल तक अगर मैं ही शेयर होल्डर हूँ या फिर मेरी टीम ही शेयर होल्डर है, तो वो हम लोग आने वाले टाइम तक, तो हम लोग कैरी फॉरवर्ड ऑफ सेट ऑफ लॉसेस का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये हम लोग 10 साल में से 8 साल तक हम लोग ये बेनिफिट ले सकते हैं कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस का। मान लीजिए आपका बिजनेस नहीं चला, कुछ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है, तो आप कॉन्टिन्यूसली इसको 8 साल तक ये बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये कुछ टैक्स बेनिफिट थे स्टार्टअप्स को, जो बहुत ही क्रिस्प और रिफाइंड चीज में मैंने, रिफाइंड तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की। डिटेल में मैं आगे जरूर बताऊंगा आपको। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप जरूर चैट बॉक्स में दें, मैं इंडिविजुअली मैं कोशिश करूंगा जितनों को मैं आज आंसर दे पाऊँ तो मैं उनको दे दूंगा। जिनको मैं नहीं दे पाऊंगा मैं डिटेल में ऑन कॉल, मैं अपना नंबर लास्ट में मेंशन कर दूंगा, उस पर आप कॉल करके मुझसे टैक्स बेनिफिट को इजीली से अच्छे तरीके से मैं आपको एक एक पॉइंट में जरूर समझाऊंगा। मैं सबको ये अपॉर्चुनिटी जरूर दूंगा कि मेरे बेस्ट मेल आईडी पे या मेरे नंबर पे जरूर मुझे कॉल करके आप, अगर आप डिटेल में पर्सनली मुझसे स्टार्टअप्स के बेनिफिट्स के बारे में, स्पेशली जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट टैक्स बेनिफिट, उसके बारे में अगर आपको जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे पास जरूर कॉल करिएगा। मुझे जरूर मैसेज करिएगा, अगर मैं कॉल ना उठा पाऊँ तो मेल करिएगा, ताकि मैं
वन टू वन में सबके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। अब नेक्स्ट बेनिफिट में चलते हैं हम, जिसको हम लोग, देखिए सारी बेनिफिट्स हमने बारे में डिस्कस कर लिए। हमने रजिस्ट्रेशन के बारे में समझा कि रजिस्ट्रेशन कैसे लेते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। स्टार्टअप के टैक्स बेनिफिट्स कैसे होते हैं, स्टार्टअप के इंडिया के रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, टैक्स बेनिफिट है, आईपीआर का है, कई सारे बेनिफिट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कोई क्वेश्चन आंसर सेशन है, उसमें आप क्वेश्चन दे सकते हैं। चैट बॉक्स है आपके पास, वहां पे अपने क्वेश्चंस लिखिए, मैं जितनों को आंसर दे पाऊंगा दूंगा, जो नहीं दे पाऊंगा मैं जरूर कॉल करके पर्सनली उनको अपने क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा। जब हमने रजिस्ट्रेशन ले लिया, हमने उसके बेनिफिट्स के बारे में जान लिया। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि हमें फंडिंग सपोर्ट गवर्नमेंट क्या दे रही है अगर हम डीपीआईटी रिकॉग्नाइज स्टार्टअप हैं तो। सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस गवर्नमेंट दे रही है तो वो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है। ये वाले टॉपिक्स हम बहुत ही आराम से, बहुत ही इजीली, बहुत ही स्लोली हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। सब लोग ध्यान से जरूर मेरी चीजों को सुनिएगा, मैं क्या बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए क्या होता है। आपने मान लीजिए अगर कोई रजिस्ट्रेशन, आपने मतलब मान लीजिए आज मैं ग्रेजुएट करके मैं कॉलेज से निकल गया, मेरे दिमाग में आइडिया कि मुझे एक बिजनेस करना है, पर बिजनेस तो करना, आइडिया तो है, पर मेरे पास कैपिटल नहीं है उस बिजनेस को अभी स्टार्ट करने का। तो ये एक सबसे ज्यादा देखे जाने वाला प्रॉब्लम है स्टार्टअप्स में, कि उनके पास आइडिया तो है लेकिन उनके पास कैपिटल नहीं है। तो इस नाम में ही झलकता है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। मतलब जो आपके बिजनेस का जो सीड है, उसको ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट आपको फंड देती है, जिसको हम लोग ग्रांट भी कहते हैं। आपको गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया, आपके पास आइडिया है, आपके पास बिजनेस है, सब कुछ है, लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए आपके पास कैपिटल नहीं है। तो आप कहाँ पे आएंगे, आप स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में जाके आप उस कैपिटल को ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, मतलब प्रॉब्लम्स क्या होती है। सबसे पहले कि आपके पास कैपिटल नहीं है, फिर क्या होता है, मान लीजिए जो एंजल इन्वेस्टर्स या वीसी जो होते हैं, वो जनरली क्या करते हैं, आपके पास कोई प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है कि नहीं, आपने कुछ टर्नओवर वगैरह किया कि नहीं है, कई सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, स्क्रीनिंग और बहुत सारे अप्रूवल्स, इन सबको पार करके आपको वीसीज और इन्वेस्टर्स आपको फंड्स देते हैं। उसकी भी कोई गारंटी नहीं देते, वो आपका टाइम लेंगे, आपको बार बार इंटरव्यूज में बुलाएंगे, बार बार कॉल्स पे रखेंगे, आपका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट को देखेंगे, अगर आपने प्रूफ ऑफ कंसेप्ट दिया है कि नहीं दिया है। सिर्फ प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के बेसिस पे आपको कोई भी एंजल इन्वेस्टर और वीसी आपको फंड नहीं देगा। उसी एक जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को लॉन्च किया। ये सीड फंड स्कीम का एक आउटले बनाया गया था टोटल 945 करोड़ का, जिसमें उनके जो स्टार्टअप्स हैं, जो भी हम डीपीआरटी रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं, उनके प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, मतलब उनके बिजनेस का कंसेप्ट क्या है, उसका प्रूफ, मतलब कोई प्रेजेंटेशन, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है वो डेवलपमेंट फेज पे है, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, या फिर अगर ट्रायल बेसिस पे है तो प्रोडक्ट ट्रायल, या फिर आपको मार्केट एंट्री करना है, या फिर आपको कमर्शलाइज करना है, मतलब आपको एडवर्टाइज करना है, अपने बिजनेस को इलेबोरेट करना है या बढ़ाना है, या फिर एक्सपैंड करना है, तो उसके लिए जो एक फंड या ग्रांट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता था, उसको स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के अंदर रखा गया। गवर्नमेंट ने टारगेट किया कि आने वाले 3-4 सालों में कुछ 3600 एंटरप्रेन्योर्स को स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के तहत फंड किया जाएगा, जिसके लिए टोटल कुछ रजिस्टर्ड जो 150-200 जो इंक्यूबेटर्स हैं, उनको 945 करोड़ का फंड का एक वो बनाया गया, मतलब एक तरह से मान लेते हैं एक फंड का एक, मतलब स्टोर कर दिया गया है, फंड का एक बजट बना दिया गया कि इस बजट में आपको टोटल 3600 एंटरप्रेन्योर्स को फंड करना है, ताकि वो अपने जो भी उनके आइडियाज हैं उनको आप वो आगे बढ़ा के ले जा सके। अगर उनका कोई प्रोडक्ट ट्रायल है उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वो प्रोडक्ट के ट्रायल्स अच्छे से कर सके, अपना प्रोटोटाइप डेवलप कर सकते। प्रोटोटाइप डेवलपमेंट हो गया, प्रोडक्ट का ट्रायल हो गया, उनको मार्केट में लॉन्च करना है, तो वो सब, अगर उनको बिजनेस के लिए कैपिटल चाहिए, इन सब चीजों के लिए वो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है सर ना, कि बहुत सारे आइडियाज क्या होते हैं ना, वो टेक ऑफ नहीं कर पाते हैं, मतलब आइडियाज, मैंने आइडिया सोच लिया पर फंड्स नहीं है, कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो वो टेक ऑफ करने से पहले क्रैश कर जाते हैं। वो बेनिफिट कौन देता है आपको, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। अब स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है क्या, उसको कैसे अवेल करें, एलिजिबिलिटीज क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको अब बताता हूँ। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द स्टार्टअप्स फॉर proof of concept, prototype development,
प्रोडक्ट ट्रायल, मार्केट एंट्री, कमर्शलाइजेशन। मतलब अगर कोई आपको प्रोटोटाइप का टेस्ट करना है, आपको कोई प्रोडक्ट का ट्रायल करना है, या फिर आपको कोई कमर्शलाइजेशन कराना है, या फिर आपको मार्केट में एंट्री लेनी है, तो आप स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के तहत, सीड फंडिंग के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस ले सकते हैं। जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में आपको सीड फंड देगा कौन? जो भी गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने कुछ ऑल ओवर इंडिया में कुछ सेलेक्टेड इंक्यूबेटर्स रखे हैं जिनके थ्रू आप स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में अप्लाई करेंगे। वो आपकी स्क्रीनिंग करेंगे, आपका मतलब टेस्टिंग करेंगे, आपके आइडियाज को समझेंगे, आपके जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में जानेंगे। वो सारी चीजों को एक बार देख के वो आगे में आने वाले स्लाइड में आपको इवैल्यूएशन का प्रोसेस भी समझाऊंगा कि आपका एप्लीकेशन इवैल्यूएट कैसे होता है। तो ये सारी चीजों को एक बार वो इंक्यूबेटर्स देख के, तो वो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको फंड रिलीज करेंगे। फंड आपको टोटल दो तरीके से रिलीज होता है। सारी चीजें हमने जान ली कि फंड है क्या, लेकिन मिलता कितना ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो फंड जो है वो आपको दो तरीके से मिलता है। एक तो मिलता है 20 लैक्स, जो ग्रांट के फॉर्म में मिलता है, और एक मिलता है 50 लैक्स, जो कि एक तरीके से गवर्नमेंट आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, या फिर डेट, या फिर डेट लिंक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। या तो बैंक आपको कम इंटरेस्ट पे लोन, जो जो इंक्यूबेटर वो आपको कम इंटरेस्ट पे लोन दे देगी, या फिर आपको कन्वर्टेबल डिबेंचर्स दे देगी, जो आने वाले टाइम पे वो डिबेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट रेट से काफी कम होता है, 6% 7%। एग्जैक्ट फिगर मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, वो जो भी अब इंक्यूबेटर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो किस रेट पे, लेकिन मार्केट रेट से बहुत ज्यादा कम पे होता है। तो जो ग्रांट मिलता है वो आपको किस लिए मिलता है? जो ग्रांट जो मिलता है वो आपको प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के वैलिडेशन के लिए, आपको कोई प्रोडक्ट प्रोटोटाइप डेवलपमेंट करना है, प्रोडक्ट ट्रायल करना है, या फिर, और जो ग्रांट आपको मिलता है ना वो आपको ट्रांचेस में मिलेगा। मान लीजिए कि आपने बता दिया कि मुझे 10 लाख ग्रांट चाहिए। अब मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे 10 लाख ग्रांट चाहिए, मैंने बोल दिया कि आने वाले 2 महीने में मैं 5 लाख खर्च करूंगा। 5 लाख में मेरा 2 लाख सैलरी में जाएगा, 1 लाख मेरा जाएगा मार्केटिंग में, 1 लाख मेरा जाएगा वेबसाइट डेवलपमेंट या उसमें। तो क्या होता है सर, जब वो, अब मान लीजिए आपने 20 लाख का किया, गवर्नमेंट इंक्यूबेटर ने आपका अप्रूव कर दिया। जो अप्रूव हो गया उसमें हम ये वो आपसे पूछते हैं कि आपको फंड्स एक साथ चाहिए, या फिर आपको, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक साथ से आप फंड लेके आप उसको यूज नहीं कर सकते। आपको एटलीस्ट ये दिखाना पड़ेगा कि जिस पर्पज के लिए हमने फंड लिया है वो जेन्युइनली वो वहां यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आप जेन्युइनली उसको सही से यूज कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, मतलब जहां के लिए पैसा लगाना था आपको वहां लगा रहे कि नहीं लगा रहे। तो जैसे मान लीजिए आपने प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बनाने के लिए आपको 10 लाख रुपए चाहिए, प्रोटोटाइप के लिए आपको 5 लाख चाहिए, मार्केटिंग के लिए आपको 4 लाख चाहिए, लेकिन वो अलग अलग ट्रेंचेस में अलग अलग इंस्टॉलमेंट में चाहिए। तो वो आपको अपने पिच डेक में वो सारी चीजें मेंशन करनी होगी। आपके पास का पिच डेक वहां पे जाएगा, जब जो आपका फर्स्ट ट्रेंच का जब 80 to 90% अगर मान लीजिए आपने यूज कर लिया, तो आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए विद डॉक्यूमेंट्स वहां पे सबमिट कर सकते हैं। आपको पिछले अमाउंट का जो आपने लिया उसका यूटिलाइजेशन सबमिट करना पड़ेगा, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट एक सीए सर्टिफाइड सबमिट करना पड़ेगा कि हमने ये जो फंड्स जो भी हमने बता दिया कि हम यहाँ यहाँ यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमने यूज कर लिया है। ये रहा सीए सर्टिफिकेट। आप इसको डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करिए, उसके बाद प्लीज आप मेरे जो भी बैलेंस ग्रांट अमाउंट है वो आप मुझे दे दीजिए। तो ये तो हुआ ग्रांट का, कि ग्रांट ऐसे मिलता है और कैसे कैसे मिलता है, मतलब कैसे हम ले सकते हैं। फिर जो बात होती है 50 लाख का जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो किस लिए होता है? वो आपको मार्केट में एंट्री करने के लिए होता है। मान लीजिए 20 लाख में तो आपने प्रोडक्ट वगैरह बना लिया, प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर ली, अपने प्रोडक्ट का मतलब ट्रायल कर लिया, मार्केट लॉन्च वगैरह सब कर लिया आपने। अब क्या आपको उसको मार्केट में लाके उसको सेल करना है, अपने बिजनेस को कमर्शलाइज करना है, स्केल करना है। तो उसके लिए जो आपको पैसे मिलते हैं इंक्यूबेटर से, वो 50 लाख का अमाउंट होता है, जो कि आपका एक इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्टेबल डिवेंचर, डेट, या फिर डेट लिंक इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में ये मिलता है। 50 लाख रुपए। तो टोटल आपको गवर्नमेंट सीड फंड स्कीम में कितने पैसे मिल रहे हैं? 20 लाख इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट एंड 50 लाख इन द फॉर्म ऑफ डेट। जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में जो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं वो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो भी स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की गाइडलाइंस है वो आगे आने वाले मैं स्लाइड्स में आपको प्लीज
जरूर बताऊंगा, और रिक्वेस्ट है कि आप आगे तक जरूर जुड़े रहें ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड में आपको जो 20 लाख का ग्रांट मिलता है वो किस लिए मिलता है। वो मैंने आपको बताया, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लिए, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्ट ट्रायल के लिए। माइलस्टोन बेस्ड इंस्टॉलमेंट पे होता है कि माइलस्टोन जैसे जैसे आपने रीच किया आपको इंस्टॉलमेंट मिल गया। 50 लाख का आपको वन टाइम मिलता है जिसमें आप मार्केट एंट्री में, आप कमर्शलाइजेशन में इन द फॉर्म ऑफ डेट, मतलब एक कर्ज की तरह मिलता है कम ब्याज दर पे। ये होता है 50 लाख का इन्वेस्टमेंट। तो टोटल सीड फंड में 20 + 50 70 लाख रुपए हो गए। कोई भी अगर इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है, डीपीआईटी रिकॉग्नाइज स्टार्टअप से अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं, या फिर कौन आप, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है पता है? कई जगह जो बैंक्स होते हैं ना वो कुछ सेक्टर्स को ना आइडेंटिफाई कर देते हैं। मतलब हमारी बैंक की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम इन्हीं सेक्टर्स के लोगों को लोन देंगे। अगर मान लीजिए कई बैंक्स होते हैं वो आईटी सेक्टर को नहीं देते हैं लोन, कहते हैं कि सर ये तो हमारे यहाँ तो नेगेटिव सेक्टर है, हम इनको लोन नहीं दे सकते। तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम जो है वो भेदभाव नहीं करता है, वो कोई पार्शियलिटी नहीं करता, कोई भेदभाव नहीं करता है। किसी भी सेक्टर से आप हो, मैनेजमेंट हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, सोशल इम्पैक्ट हो, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, फाइनेंशियल लिटरेसी हो, एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, फूड प्रोसेसिंग हो, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एनर्जी, मोबिलिटी, डिफेंस, स्पेस, रेलवेज, ऑयल एंड गैस, इन लिस्ट में किसी भी एक सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हो तो आप स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि ये एक सेक्टर एग्नोस्टिक स्कीम नहीं है, कोई स्पेसिफाइड सेक्टर के लिए ये काम नहीं करता है, स्पेसिफिक सेक्टर के लिए ये काम नहीं करता है। अगर मान लीजिए आप, मतलब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, कई सारे बैंक जो होते हैं कि वो आईटी सेक्टर वगैरह में नहीं करते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं जो मतलब ट्रेडिंग आपका है तो मैं ट्रेडिंग में नहीं करूंगा, कई सारी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको कई बैंक निगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि मतलब उनके अकॉर्डिंग कुछ ऐसे नेगेटिव चीजें होती है जिसकी वजह से वो उन स्कीम्स में इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा डरते हैं। पर स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में ऐसा नहीं है, ये एक सेक्टर अग्नोस्टिक स्कीम है। किसी भी सेक्टर के हो आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने पहले बताया वही पॉइंट मेरा रिपीट हो रहा है कि आपको स्टार्टअप इंडिया सीड फंड किस लिए मिल रहा है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जिस चीज के लिए आप लोग स्कीम लें, प्लीज उसी, जिस चीज के लिए आप लोग पैसे ले रहे हैं प्लीज उसी पर्पज में यूज करें। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने 10 लाख तो आपने चलिए ले लिया, आपको 10 लाख मिल गया, लेकिन मान लीजिए आपने उस चीज में यूज नहीं किया, आपने किसी और चीज में यूज कर लिया, तो आगे आने वाले इंस्टॉलमेंट्स आपको डिफर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है गवर्नमेंट आपका इंक्यूबेटर्स आपका वो स्कीम में जो भी ग्रांट आपका सैंक्शन होता है वो भी कैंसिल कर दे और आपको वो सारे पैसे वापस करने पड़ जाए। तो प्लीज, ग्रांट ले रहा है तो वो किस चीज के लिए ले रहा है वो ध्यान देना। अगर डेट ले रहे हैं तो जैसे ग्रांट आप किस लिए ले सकते हैं, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के वैलिडेशन के लिए, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्ट ट्रायल के लिए, इन सब चीजों के लिए आप ग्रांट ले सकते हैं। अगर आप डेट ले रहे हैं तो मार्केट एंट्री, कमर्शलाइजेशन, स्केलिंग अप, इन तीन चार चीजों के लिए आप ही ग्रांट सॉरी डेट को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और भी चीज में यूज करेंगे तो वो आपको आने वाले टाइम के लिए, जब भी आप नेक्स्ट स्टेप ऑफ इंस्टॉलमेंट में आप जाएंगे पैसे लेने के लिए, तो वो आपको वो इशू क्रिएट करेगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है, कि आप एप्लीकेशन कैसे फाइल कर सकते हैं। देखिए, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम का जो एप्लीकेशन होता है वो फुल्ली ऑटोमेटेड, फुल्ली ऑनलाइन प्रोसेस है। कहीं भी फिजिकली आपको विजिट करने की जरूरत नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकली सबमिट करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन पोर्टल है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम का, वहां पे आप जाके एज अप्लाई एज एन इंक्यूबेटर, सॉरी अप्लाई एज ए स्टार्टअप का आपको सिलेक्ट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, आपको सारे इंफॉर्मेशन, सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे ऑनलाइन अपलोड करना है, ऑनलाइन फाइल करना है। जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रेजेंटेशन है, वहाँ पे अपलोड करके आप ये एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। आपको वहाँ पे जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है वो आपको वही यूज करना है जो आपके स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के समय आपने यूज किया था। कोई आपको अलग से लॉगिन क्रेडेंशियल लेने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मैंने स्टार्टअप इंडिया के लेने के समय आपने अलग बना लिया, वहां अलग बना लिया, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि जो आपका जो कंपनी है, जो अभी आपका स्टार्टअप है, वो मैप हो जाता है उसका सिन नंबर। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का सिन नंबर ना स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पे मैप हो जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड में कि जो आपका स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन लेते समय आपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स बनाए थे वही आपको यूज करने हैं। मान लीजिए किसी कारणवश आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है,
तो 3 महीने बाद आपको प्रिपेयर करके एक बफर टाइम, वो 3 महीने का एक कूलिंग पीरियड या बफर टाइम होता है, जिसमें आप गवर्नमेंट के जो भी इंक्यूबेटर्स हैं उनके फीडबैक पे आप काम करके दोबारा से अपने एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं 3 महीने के बाद। 3 महीने बाद, सॉरी, 3 महीने से पहले आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए मैंने आज अप्लाई किया, मैंने अप्रैल में, मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। अगर रिजेक्ट हो गया है तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास टाइम है 3 महीने का, मैं उन 3 महीने में उन इंक्यूबेटर्स के फीडबैक को पढ़ूंगा, उनके जो भी चेंजेस है उनको सॉल्व करके मैं 3 महीने बाद फिर से अपना एप्लीकेशन सेम लॉगिन क्रेडेंशियल्स के साथ सबमिट कर सकता हूँ। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी कोई भी एप्लीकेशन फीस गवर्नमेंट द्वारा स्कीम के लिए नहीं है। कोई भी आपको इंक्यूबेटर्स जहां से आप स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के लिए, कंसल्टेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मान लीजिए कि जो इंक्यूबेटर आपको फंड दे रहे हैं, अगर आपने वहां पे रजिस्ट्रेशन किया सीड फंड के लिए, वो कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं आपको 20 लाख 50 लाख ये दिलवा दूंगा, लेकिन आपको उसके बदले में मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तब मैं आपको फंड्स अपने पास से रिलीज करूंगा। तो वो गलत है, क्योंकि वहां पे कोई भी फीस एप्लीकेबल नहीं होती है। हाँ, आपके जनरली हो देखो कंसल्टेंट्स होते हैं, वो लोग एप्लीकेशन आपका फाइल करने के लिए आपसे पैसे ले लेते हैं, वो चीज अलग होती है। लेकिन जहां जिन इंक्यूबेटर्स में आपके एप्लीकेशन फाइल हो रहे हैं, जो आपको फंड्स देंगे, फंड्स आपको वो कंसल्टेंट नहीं देंगे, मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ। फंड्स आपको वो कंसल्टेंट नहीं, जैसे मैं कंसल्टेंट हूँ और वो कंसल्टेंट है, वो फंड्स आपको कंसल्टेंट नहीं देंगे, फंड्स आपको इंक्यूबेटर से मिलेगा। तो आप इंक्यूबेटर्स आपसे कोई पैसा नहीं ले सकते हैं उन फंड्स को रिलीज करने के लिए, ना ही उनका कोई स्टाफ मेंबर आपकी मॉनिटरिंग के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए, आपके डिसबर्समेंट के लिए आपसे कोई पैसा ले सकता है। अगर आप पैसा कोई लेता है तो आप इंक्यूबेटर के अगेंस्ट स्टार्टअप इंडिया के वेबसाइट पे जाके एक रिट्रेसल फॉर्म में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं उनके अगेंस्ट। अब मैं बात करता हूँ कि स्टार्टअप इंडिया की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। डीपीआईटी रिकॉग्नाइज स्टार्टअप होना चाहिए, और 2 साल तक, मतलब जैसे मान लीजिए मेरी, मतलब जब से डीपीआईटी रिकॉग्नाइज हुआ तब से नहीं, मतलब जैसे मान लीजिए आपने 3 साल बाद स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन, मैं एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, हमने 3 साल के बाद स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन लिया, मतलब मान लीजिए मेरी 2015 में 18 में कंपनी बनी, मैंने 2021 में रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो उसका ये मतलब नहीं कि 2021 से 2 साल नहीं, आपके इनकॉर्पोरेशन डेट से, मतलब मान लीजिए आपकी कंपनी 2018 की बनी है, आपने 2020 में लिया, ठीक है, 2 साल आपके पूरे हो गए, आपने 2 साल बाद स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन लिया, तो आप सोच रहे कि नहीं मैं डीपीआईटी के सीड फंड स्कीम में एलिजिबल हूँ, नहीं हूँ। आपको जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम का जो एलिजिबिलिटी होगा वो आपके डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से ही कैलकुलेट होगा, भले ही वो लास्ट में आपने 5 साल बाद लिया हो, लेकिन वो एलिजिबिलिटी जो अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी है वो आपके डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 2 साल तक ही है। आपके पास कोई बिजनेस आइडिया होना चाहिए, आपका जो प्रोडक्ट है वो इनोवेटिव होना चाहिए, या फिर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस को इम्प्रूव कर रहा हो, और आपने पिछले साल में स्टार्टिंग में को गवर्नमेंट से कोई भी 10 लाख से ज्यादा का मॉनेटरी सपोर्ट आपको ना मिला हो, ठीक है, कोई भी मॉनेटरी सपोर्ट अगर गवर्नमेंट से किसी और ग्रांट के थ्रू आपने ले लिया 10 लाख से ज्यादा, तो आप स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। 2 4 5 लाख का आपने लिया तो कोई बात नहीं, अगर 10 लाख से ज्यादा कोई मॉनेटरी सपोर्ट आपने गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या आपका स्टेट गवर्नमेंट हो, या फिर आपको किसी चैलेंज में कोई आपको अवार्ड मनी या कुछ मिला है, मंथली अलावेंस है, कुछ भी आपको मिला है जो भी 10 लाख से ज्यादा अगर है, तो आप स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, स्टार्टअप इंडिया का वो कोई सेक्टर अग्नोस्टिक नहीं है, किसी भी सेक्टर का हो, किसी भी बिजनेस का हो, पर एक चीज क्या होनी चाहिए, वो इम्प्रूवमेंट या इनोवेशन होना चाहिए उसमें। अगर कोई सिंपल है, आपका एग्जिस्टिंग है, कुछ भी है, एग्जिस्टिंग है, 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 लाख से कम है तो आप सीट फंड में 20 लाख के लिए या 50 लाख के लिए एलिजिबल है। अब प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन क्या होता है, ये स्टेप बाय स्टेप है, मैं बहुत इजीली वे में उसको पढ़ लूंगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। द स्टार्टअप आर बी सेलेक्टेड थ्रू एन ओपन ट्रांसपेरेंट एंड फेयर प्रोसेस। कोई भी ब्राइबरी या फिर कोई भी कुछ भी ऐसा पैसे वैसे वाला कोई सिस्टम नहीं होता है, बहुत ही ओपन और ट्रांसपेरेंट होता है। स्टार्टअप्स जो होते हैं वो अपने पोर्टल में जाके अपना एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, जिनके अगेंस्ट उनको एक ईमेल कंफर्मेशन मिलता है कि आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया। एप्लीकेशन फाइल करते समय आपने बाकी चीजों के अलावा आपको कोई भी 3 इंक्यूबेटर्स अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। मैं एक जरूर वीडियो डालूंगा जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको जरूर बताऊंगा कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में आप अप्लाई कैसे करते हैं।
तो मैं आपको पूरा गाइड करूंगा उसमें, इसलिए मैं थोड़ा ब्रीफली आपको बता रहा हूँ क्योंकि टाइम, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम और हमारे पास टॉपिक्स अभी बहुत सारे बचे हुए हैं। तो आपको कोई भी 3 इंक्यूबेटर सेलेक्ट करना होता है, वो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारा जो भी इवैल्यूएशन है ये फिजिकल इवैल्यूएशन होगा, फिजिकल मोड के थ्रू होगा। अगर आपको कोई इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है तो जो भी आपके इंक्यूबेटर्स हैं वो आपको रीसबमिशन के लिए एक आपको मेल करके आपको रीसबमिशन करने का अपॉर्चुनिटी देंगे ताकि आप अपने एप्लीकेशन को फाइल कर सकें। उसके बाद क्या होता है कि एक ISMSC मतलब इंक्यूबेटर सीड मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है जो कि इन एलिजिबल एप्लीकेशंस को इवेलुएट करती है। ठीक है। तो सेलेक्ट, और जो इवेल्युएशन का टोटल प्रोसेस होता है वो टोटल 45 डेज का होता है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। और जो भी आप मान लीजिए, ऐसा नहीं है कि मतलब आपने मान लीजिए एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, अब उसके बारे में क्या चल रहा है आपको पता नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं है, आपको एक डैशबोर्ड मिल जाएगा। आपने मान लीजिए, वो डैशबोर्ड मैं दिखा नहीं सकता हूं आपको अभी। आपको एक डैशबोर्ड मिल जाएगा क्योंकि उसके लिए मुझे किसी का लॉगिन करना पड़ेगा और वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है डेटा। तो आपको एक डैशबोर्ड मिल जाएगा जिसमें आपको ये दिखाएगा कि आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया। ये कुछ 1 2 3 इंक्यूबेटर्स आपने सेलेक्ट किए, उन तीनों का आ जाएगा। जो भी उसका स्टेटस होगा, आपने सबमिट कर जो सबमिट आ जाएगा। अगर इन प्रोग्रेस है तो इन प्रोग्रेस आ जाएगा। अगर किसी इंक्यूबेटर ने कोई क्वेरी डाली है तो वहां पे क्वेरी आ जाएगी, हाँ ये क्वेरी आई है। तो आपको टाइम दिया जाएगा, वो रियल टाइम अपडेशन होता है उसमें। ऐसा नहीं है कि मतलब 10 दिन पुराना, वो रियल टाइम अपडेशन होता है, डे बाय डे वो उसमें इंप्रूवमेंट होता है कि आपका जो भी स्टेटस है आज का, कल क्या था आज क्या है। तो आप प्लीज रोज एक बार लॉग इन करके उसको चेक करें अगर आप कोई स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। और जो आपको सीड फंड मिलता है कि मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल बताऊं, इफ इफ इंक्यूबेटर्स आर प्रेफरेंस 1 एंड प्रेफरेंस 2 बोथ सेलेक्ट स्टार्टअप। अगर कोई इंक्यूबेटर जो प्रेफरेंस 1 और 2 में है, अगर वो दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं तो जो आपको फंडिंग मिलेगा वो प्रेफरेंस 1 वाले से ही मिलेगा, प्रेफरेंस 2 वाले से नहीं मिलेगा। अगर किसी कारणवश मान लीजिए आपको 2 इंक्यूबेटर्स, ऐसा नहीं है, हो सकता है लोगों को तीनों सेलेक्ट कर लें। मान लीजिए आप एक ने किया तब तो कोई बात नहीं, आपको उसी से मिलेगा। अगर वो नहीं करता है तब तो आप रिजेक्टेड। तो मान लीजिए आपको 2 लोगों ने सेलेक्ट कर लिया, तो 2 लोगों ने सेलेक्ट कर लिया तो ऐसा हो सकता है कि एक लेवल के बाद पहला आपका रिजेक्ट कर दे। तो आप दूसरे के पास जा सकते हैं, देखो सर आपने मुझे सेलेक्ट किया था, प्लीज मेरी फंडिंग कर दीजिए। अगर दूसरा भी रिजेक्ट करता है, अगर आपके पास तीसरे का ऑप्शन है तो आप तीसरे के साथ जा सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने 3 इंक्यूबेटर्स को सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है। तो ये था प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन। अब मैं कमेटी की बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया इंक्यूबेटर सीड मैनेजमेंट कमेटी है जो भी जो एप्लीकेशंस को इवैल्यूएट करेगी। उसमें कौन कौन होता है? जो इंक्यूबेटर है, जैसे मान लीजिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर है, बहुत अच्छा इंक्यूबेशन सेंटर। तो अगर वो, उसका जो चेयरमैन होगा वो उसमें एक मेंबर होगा। स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से एक का जो नोडल टीम है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। अगर कोई वेंचर कैपिटल या फंड है जो इन्वेस्ट करना चाहता है स्टार्टअप इंक्यूबेटर में, उनके टीम से एक होगा। जो आपकी इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, उसका एक डोमेन एक्सपर्ट होगा। कोई एकेडमी है, मतलब कोई लोकल इंस्टीट्यूट या कोई अच्छा कॉलेज वगैरह का एक डोमेन एक्सपर्ट होगा। कोई भी 2 सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स होंगे जो भी इस बिजनेस से रिलेटेड है। और कोई भी एक स्टेक होल्डर हो सकता है। कुछ 8 10 लोग की कमेटी होती है जो आपकी इस एप्लीकेशन को, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में जो आप एप्लीकेशन डालें उनको इवेलुएट करती है। तो ये तक कमेटी के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि देखिए, मैंने आपको सीड फंड स्कीम के बारे में बता दिया, मैंने उसमें क्या क्या लिया, मैं थॉरली आपको बता देता हूँ। ठीक है, सीड फंड स्कीम क्या होती है हमारी, मैंने आपको ये बताया। 20 लाख और 50 लाख का ग्रांट मिलता है, मैंने ये बता दिया। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होता है एक थॉरो में, मैंने आपको ये बता दिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया। और प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम जो गवर्नमेंट ने एक बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हुई है स्टार्टअप्स के लिए, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स। मतलब इसमें क्या होता है कि आप 10 लाख तक की कोलेटरल फ्री लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं सब्जेक्ट टू आपके एग्जिस्टिंग डेट स्ट्रक्चर पे। आपका एग्जिस्टिंग डेट स्ट्रक्चर क्या है उसके अकॉर्डिंग अगर आप स्टार्टअप है, मान लीजिए आपका आ, आपके पास मान लीजिए आपको 5 करोड़ या 8 करोड़ का लोन आपका चल रहा है। ठीक है। और आप, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप हाइब्रिड में लोन ले सकते हैं। 5 करोड़ का चल रहा है आपको और आप एमएसएमई नहीं है और पर आप स्टार्टअप है, तो आप इस स्कीम के अंदर टोटल 10 करोड़ का आपका फंडिंग ले सकते हैं। जिसमें 5 करोड़ आपका कोलेटरल फ्री हो जाएगा और 5 करोड़ आपका कोलेटरल बैक हो जाएगा। तो ये गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया था कि 10 करोड़ तक का कोलेटरल फ्री ले सकते हैं, कुछ सेट क्राइटेरिया है।
वो मैं आगे आने वाले स्लाइड में बताऊंगी। यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए इस 10 करोड़ की कोलेटरल फ्री लोन को लेने के लिए। ये कोलेटरल फ्री लोन आप किन से ले सकते हैं? कुछ मेंबर इंस्टीट्यूशंस है जिनको हम बैंक्स में कहते हैं, जैसे गवर्नमेंट बैंक में बात करूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये गवर्नमेंट बैंक है। प्राइवेट बैंक में स्टेट, HDFC बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक, IDBI बैंक, IDFC बैंक, और कुछ एक NBFC है जिनको गवर्नमेंट ने एज अ मेंबर इंस्टीट्यूशन सेट कर दिया है कि आप जो भी एलिजिबल बॉरोवर्स हैं स्टार्टअप्स के डेफिनेशन में जो आते हैं, जो DPIIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स हैं, अगर उनको CGSS में, अगर उनको वो एलिजिबल, अगर CGSS में अगर उनको चाहिए स्टार्टअप इंडिया। मैं, एक क्वेश्चन मेरे पास आया, मैं थोड़ा सा बीच में क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। इट इज 10 लाख और 10 crores अंडर CGS, अंडर CGSS यू आर एप्लीकेबल फॉर द कोलेटरल फ्री लोन ऑफ ₹10 crores। एक कैप सेट कर दिया गया है। और ये जो CGSS स्कीम में जो गारंटी कवर है वो डायरेक्टली स्टार्टअप्स को नहीं मिलेगा, DPIIC स्टार्टअप्स को नहीं मिलेगा, लेकिन एक गारंटी ट्रस्ट बनाया गया है NCGTC, जो मतलब स्टार्टअप्स को गारंटी नहीं देगा, वो बैंक को गारंटी देगा कि मैं इस स्टार्टअप्स के बिहाफ पे आपको गारंटी दे रहा हूँ, लोन अमाउंट को 75%, 85% गारंटी दे रहा हूँ कि आप इनको लोन दे दीजिए। अगर ये डिफॉल्ट करते हैं आने वाले टाइम में, तो उनके बिहाफ पे मैं आपको पे करूंगा उनके लोन का अमाउंट। ये होती है क्रेडिट गारंटी। अब हम लोग बात करते हैं कौन कौन से लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं। तो को जो भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे वो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं। कोई भी RBI रजिस्टर्ड NBFC हो जिसका BBB रेटिंग हो या फिर उससे ज्यादा हो, और उसका नेटवर्थ जो 100 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। मान लीजिए अगर किसी भी पॉइंट ऑफ द टाइम में अगर किसी NBFC का रेटिंग BBB से नीचे है, तो वो NBFC लेंडिंग इंस्टीट्यूशन में रजिस्टर होने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये पॉइंट हमारे लिए नहीं है, तो एक नॉलेज पर्पस के लिए। कोई भी सेबी रजिस्टर्ड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हो, जो NBFC बैंक्स के अलावा जो BCs वगैरह जो होते हैं उनको हम AIFC बोलते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट फंड बना दिए थे गवर्नमेंट द्वारा जो कि स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। September 12, 2023 तक देयर आर टोटल 25 रजिस्टर्ड मेंबर इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, जिसमें से 11 पब्लिक सेक्टर बैंक है, 7 प्राइवेट सेक्टर बैंक है, एक फॉरेन बैंक है, एक फाइनेंशियल स्मॉल फाइनेंस बैंक है, एक AIF है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और 3 NBFC है। तो टोटल 25 AIFs हैं, 25 MIs है, मेंबर इंस्टीट्यूशन हैं, जो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स के अंदर गवर्नमेंट्स को, सॉरी स्टार्टअप्स को लोन प्रोवाइड करती है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एनी एंटिटी टू बोरो अंडर द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप शैल बी एज फॉलोज। कि मतलब रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, डॉक्यूमेंट्स होने की क्या होता है। डॉक्यूमेंट्स अगर मैं बात करूं तो आपके पास बेसिक अगर डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास 1 साल के फाइनेंशियल्स हैं, तो मतलब पिछले 1 साल तक द स्टार्टअप्स हैव रीच्ड द स्टेज ऑफ stable revenue stream as assessed from audited monthly statements over a 12-month period amended to debt financing। मतलब एटलीस्ट 1 साल का उनके पास ऑडिटेड फाइनेंशियल्स होना चाहिए। वो स्टार्टअप रजिस्टर्ड होने चाहिए DPIIT द्वारा। उनका किसी भी एग्जिस्टिंग बैंक या NBFC में कोई भी एक अकाउंट NPA नहीं होना चाहिए। और जो मेंबर इंस्टीट्यूशन है वो, उनकी तरफ से एक सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए कि हाँ ये एलिजिबल है इस फंडिंग स्कीम के अंदर फंडिंग लेने के लिए, इसलिए हम इनकी फाइल कर रहे हैं। तो वो एक सर्टिफिकेशन के थ्रू क्रेडिट गारंटी गारंटी देने के लिए क्या होता है ना, गारंटी देने के लिए एक फॉर्म बैंक से होता है, वो एक फॉर्म सबमिट करते हैं NCGTC को कि हाँ इन्होंने, हमने इनका सैंक्शन कर रहे हैं, इनके एलिजिबिलिटी और उनके बिजनेस के अकॉर्डिंग आप इनके अगेंस्ट इनको गारंटी दे दीजिए। तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं किसी भी एक स्टार्टअप को एलिजिबल करने के लिए। डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूँ क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मिलता है। सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए, 1 साल के फाइनेंशियल होने चाहिए ऑडिटेड आपके पास फ्यूचर प्रोजेक्ट, फ्यूचर वर्क ऑर्डर्स वगैरह होने चाहिए जिसके बेसिस पे आप प्रोजेक्शंस दे सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट DPIIT रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। कोई और डॉक्यूमेंट्स नहीं हो कोई बात नहीं, उसके लिए लोग मैनेजेबल चीज़ें होती हैं। अगर आप DPIIT रिकॉग्नाइज नहीं है गवर्नमेंट के गैजेट नोटिफिकेशन द्वारा, तो आप CGSS स्कीम में 10 करोड़ तक के कोलेटरल फ्री लोन के लिए एलिजिबल
नहीं होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स के लिए। हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस की तरफ बढ़ते हैं जो कि गवर्नमेंट देती है स्टार्टअप्स को। फिर आता है FFS, फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स। जो भी एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स हैं उनके डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए जो इक्विटी फंडिंग सपोर्ट स्टार्टअप्स को दिया जाता है, वो फंड ऑफ फंड्स के तहत तहत रखा गया है। मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी एंटरप्रेन्योर्स है, जो एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ 10,000 करोड़ का एक कॉर्पस फंड बना दिया, जो कि सिडबी द्वारा मैनेज किया जाता है। और वो जो क्या होता है, सिडबी द्वारा एक मैनेज किया जाता है फंड, उसमें क्या होता है, कुछ ना AIFs होते हैं, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, जिनको सिडबी द्वारा रजिस्टर्ड कर दिया गया है। कुछ 129 ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं जो कि स्टार्टअप्स के एप्लीकेशंस को इलेबोरेट सॉरी एनालाइज करेंगे, एसेस करेंगे, उनकी स्क्रीनिंग करेंगे, फिर इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी उन स्टार्टअप्स में वो इन्वेस्ट करेंगे ताकि उनका डेवलपमेंट और ग्रोथ इजीली हो सके। गवर्नमेंट ने सिडबी के थ्रू अभी तक टोटल 10,229 करोड़ का कमिटमेंट कर दिया है कि इतना फंडिंग हम लोग गवर्नमेंट्स को देंगे। ठीक है, 17,334 करोड़ इन्वेस्टमेंट AIF द्वारा FFS में फंड कर दिया गया है। और टोटल 923 स्टार्टअप्स अभी तक सपोर्ट कर दिए गए। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। इसमें एक सबसे अच्छी चीज ये रखी गई है कि मान लीजिए अगर सिडबी ने AIF को किसी भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने के लिए 1 करोड़ रुपए दिए कि तुम इस फंड ऑफ फंड के तहत, मैंने आपको 1 करोड़ का फंड दिया, तो AIFs की उसमें क्या ड्यूटी होती है, जो सेबी रजिस्टर्ड AIFs होते हैं वो क्या करेंगे, उसका ट्वाइस, उनको ट्वाइस आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर मान लीजिए फंड ऑफ फंड में उनको 1 करोड़ मिला, तो उनको 2 करोड़ ही करना पड़ेगा, वो 2 करोड़ से कम नहीं कर सकते। उनको ट्वाइस इन्वेस्टमेंट करना होता है। मतलब ये एक बेनिफिट होता है फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप्स का। और फंड ऑफ स्टार्टअप्स में जो आपको फंड मिलता है वो सेबी रजिस्टर्ड AIFs के थ्रू ही मिलता है, जिनको वेंचर कैपिटलिस्ट फंड भी बोलते हैं। अगर आप उनको उनके बारे में जानना है तो आप सिडबी की वेबसाइट sidbvcf.in/en/fund/FFS में जाके फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स के बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको वहां जाके खुद को रजिस्टर करना है, अपना प्रूफ ऑफ कंसेप्ट सबमिट करना है, अपना पिच डेक सबमिट करना है। वो जो भी AIFs है आपके आइडिया को, जैसे सीड फंड ऑफ स्कीम में हमने किया था, सीड फंड ऑफ स्कीम में ग्रांट और डेट के फॉर्म में मिल रहा था, यहाँ से इक्विटी फंडिंग सपोर्ट मिल रहा है आपको कि वो आप एज एन इक्विटी आप पे आके इन्वेस्ट करेंगे, जिसका कॉर्पस टोटल 10,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने सिडबी को मैनेज करने के लिए दिया है, जिसमें से टोटल 923 स्टार्टअप आज तक सेलेक्ट किए जा चुके हैं। अब मैं प्रोसेस की बात करता हूँ कि प्रोसेस कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपने अपने प्रोजेक्ट को, मतलब जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन सबको इजीली पढ़ के प्रिपरेशन करके आपने वेबसाइट में जाके सबमिट कर दिया, जो कि वेबसाइट मैंने बताई, नीचे आप देख सकते हैं www.sidbvcf.in/en/fund/ffs। आपको इस वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना है। फिर क्या होता है, कुछ जब आप रजिस्टर कर लेते हैं ना, कुछ वहाँ पे प्रिलिमिनरी क्वेश्चन सेट किए जाते हैं कि अब वो क्वेश्चन है, जब आप रजिस्टर करें तो आपको पता चले क्या क्वेश्चन होते हैं कि आपका स्टार्टअप करता क्या है, वही आपके प्रॉब्लम्स क्या है, आपको फंड्स क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, कहाँ कहाँ यूज करेंगे, किस क्वांटम में यूज करेंगे, आपको किस क्वांटम में फंड चाहिए। तो आपके उस क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई फीडबैक दिया जाता है, गो और नो गो। मतलब या तो वो वहीं से आपको वापस भेज देंगे, नहीं हम आपको आगे नहीं बढ़ा के ले जा सकते हैं, तो आप अपना एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट कर दो, या फिर अगर आपको गो मिल जाएगा, गो हेड का मिल जाएगा, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। फिर उसमें क्या होता है, फिर अगर आपकी मीटिंग होती है आइदर इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल मीटिंग और इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन मीटिंग। मीटिंग के बाद क्या होता है, मीटिंग में आप सक्सेसफुल होगा, फिर आपको एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। जब आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है कि आपके उन एप्लीकेशन का एक ड्यू डिलिजेंस होता है। जो भी रजिस्टर्ड, जो फंड ऑफ फंड में जो भी AIFs होंगे, उनकी टीम आपके फंड को, आपके सॉरी आपके डॉक्यूमेंट आपके एप्लीकेशन को थॉरली एनालाइज करके, ड्यू डिलिजेंस करके आपको क्वेरीज बताएंगे। फिर उस मीटिंग में आपकी कुछ फीडबैक आपको दिए जाएंगे, हाँ सर देखो आपने फलाना फलाना डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, इसमें ये चीजें हैं, ये गलती है, आप इसको सही करके मुझे दे दीजिए।
फिर क्या होता है कि अप्रेजल मीटिंग होती है, उसमें आपका मेमो एक बनाया जाता है कि हम आपको इतना ऑफर कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। ये जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो, उसके बाद एक जो आपकी वीसी होती है, वीसी जो वेंचर कैपिटलिस्ट की एक इन्वेस्टमेंट कमेटी होती है पूरी। अभी तक तो आपका ये फंड ऑफ फंड का एप्लीकेशन चल रहा था, आपने वेबसाइट में कर रहे थे, ये सारी चीजें होती है जो फंड ऑफ फंड जो भी कर रहा था, आपने फंड्स ऑफ फंड में सेलेक्ट कर लिया आईआईएफ को। ये सारे प्रोसेस के बाद फिर क्या होता है कि जो भी वेंचर कैपिटलिस्ट की एक कमेटी होती है, कमेटी में उनके चेयरमैन होते हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये सारी कमेटी क्या करते हैं, आपके इस प्रपोजल को चेक करेंगे, वो फॉरवर्ड करेंगे सिडबी के एग्जीक्यूटिव कमेटी को। फिर सिडबी के एग्जीक्यूटिव कमेटी और इन्वेस्टमेंट कमेटी के इंटरेक्शन के बाद एक फाइनल फीडबैक आपके पास आएगा कि आपका ये एप्लीकेशन, मतलब क्या होता है, पहले वीसी से आपकी मीटिंग हुई, वीसी से आपकी मीटिंग हुई, उन्होंने इन्वेस्टमेंट कमेटी के साथ बैठ के आपका इंटरव्यू वगैरह लेके फिर आपको प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया था, आपने प्रेजेंटेशन वगैरह दिया वीसी के सामने, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, मान लीजिए एक्सेप्ट कर लिया। फिर वो क्या करते हैं, फिर आपको फॉरवर्ड करते हैं आपका एप्लीकेशन सिडबी के एग्जीक्यूटिव कमेटी में, जो भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं। फिर उसके बाद आईसी और ईसी, आपकी इंटरेक्शन के बाद आईसी और ईसी क्यूमुलेटिवली एक लेटर ऑफ इंटेंट, एलओआई आपको देंगे कि हाँ, आपको इतने अमाउंट के लिए हमने एक्सेप्ट कर लिया, हम आपको इतने अमाउंट की फंडिंग देंगे। उसके बाद आपके एग्रीमेंट एग्रीमेंट का फाइनलाइजेशन होता है, मतलब आपको एग्रीमेंट दे दिया जाता है कि हम इतना आपको कर रहे हैं, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इतना फंड कर रहे हैं, आपको इतने शेयर इशू करने होंगे, ये हमारे शेयर होल्डर्स होंगे, ये इन्वेस्टर्स होंगे, आपको ऐसे वापस करना है, ऐसे करना है, आपको यहाँ यूज करना है, सारी चीजें एग्रीमेंट्स में डिसाइड होती है। उसके बाद क्या होता है, फिर आपको ऑनबोर्ड कर दिया जाता है फंड ऑफ फंड स्कीम में एक सर्टेन लाइफ साइकिल तक, मतलब जब तक वो फंड चलेगा उतने लाइफ साइकिल के लिए आपको रजिस्टर कर देंगे, आप अपने फंड को यूज करिए, यूटिलाइज करिए, सर्टेन रिपोर्ट देते रहिए, ये सारी चीजें आप करते हैं, तब आप फंड ऑफ स्टार्टअप्स में आप खुद को रजिस्टर करके वहां से फंड उठा सकते हैं, एंड द विद द हेल्प ऑफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। तो ये तो रहे फाइनेंशियल असिस्टेंट नंबर 3। पहला हमने पढ़ा सीड फंड स्कीम, दूसरा हमने जिसमें हम लोग 20 लाख और 50 लाख का ग्रांट ले रहे थे। फिर हमने पढ़ा सीजीएसएस स्कीम, जिसमें हम लोग 10 लाख करोड़ का एक कॉर्पस था, जिसमें हमारी प्रोडक्ट के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए हमें इक्विटी के फॉर्म में मिल रहा था पैसा एआईएफ द्वारा। अब हम बात करते हैं एस्पायर फंड। एस्पायर फंड भी एक तरह का फंड होता है, बहुत ही लेस कॉमन फंड है, जो कि स्टार्टअप्स के अर्ली स्टेज के लिए होता है। एमएसएमई मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने सिडबी को एक 310 करोड़ का एक कॉर्पस बनाने के लिए दिया। कोई वेरियस को बहुत सारे हैं इसमें कि जो भी एमएसएमई स्टार्टअप्स हैं, ये सिर्फ एमएस ये सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए नहीं है, ये एमएसएमई के लिए है, स्पेसिफिकली वहां के लिए जो रूरल और एग्रो स्पेस में काम कर रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई वो कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, या फिर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, या फिर किसी रूरल एरिया में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए एस्पायर फंड बना था। इसमें क्या होता है, सपोर्ट स्टार्टअप्स और अर्ली एज एंटरप्राइजेस इन द एरियाज ऑफ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज विद मल्टीपल वैल्यू चेन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज, या फिर एक्सेलरेटर सपोर्ट इन द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मतलब कोई भी एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज वर्टिकल्स है, या फिर कोई रूरल इकोनॉमी या रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको बूस्ट करने के लिए जो एक फंड बनाया गया था टोटल 310 करोड़ का, उसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी चाहिए, तो वो आप एस्पायर फंड के थ्रू ले सकते हैं। सेम वेबसाइट है जो मैंने सिडबी की बताई थी, सिडबी vcf.gov.in में आप जाके एस्पायर फंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी सेम है सर कि जो भी एआईएफ है, वो आप जितना सीट भी उनको फंड दे रही है, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए दे रही है, तो उनको एटलीस्ट कम से कम दुगना अमाउंट आप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उससे कम वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ चीजें, कुछ कैटेगरीज हैं सर्टिफाई कर दी एआईएफ में स्कीम लेने की, कि एग्रीकल्चर बेस्ड स्टार्टअप्स होने चाहिए, डीपीआईटी रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप होने चाहिए, लेकिन आईटी बेस्ड और इंटरवेंशन एप्लीकेशंस को इसमें क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। कोई आईटी बेस्ड एग्रो या रूरल बेस्ड इंडस्ट्री है, अगर मान लीजिए कोई आईटी सेक्टर वाला कुछ एग्रीकल्चर में कुछ इनोवेशन कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो वो सेक्टर्स को एस्पायर फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए एलिजिबिलिटी नहीं होती है। फिर आता है यूपी स्टार्टअप फंड। जैसे मतलब देखिए, नॉर्मल जो है वो तो एआईएफ और एस्पायर फंड और ये मैंने बताया, ये ऑल ओवर इंडिया के स्टार्टअप्स के लिए।
फिर एक यूपी स्टार्टअप फंड बनाया गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा, जो उनकी यूपी आईटी एंड स्टार्टअप पॉलिसी 2017 थी। सेम है उसमें वही चीजें मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। इन्वेस्ट एक 15 करोड़ का एक वो बना दिया गया था कॉर्पस फंड, जिसमें सिड भी वही, जो भी यूपी के जो भी रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं उनको फंडिंग सपोर्ट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब उसमें एलिजिबिलिटी यही होना चाहिए कि जो भी स्टार्टअप है वो उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो भी और जो भी एआईएफ सपोर्टेड अंडर यूपी स्टार्टअप फंड, जो भी यूपी स्टार्टअप फंड द्वारा जो भी एआईएफ सपोर्टेड है वही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कोई इसमें मतलब अदर देन यूपी अगर कोई सपोर्टेड एआईएफ है तो वो इसमें आपको सपोर्ट नहीं कर सकता है। यूपी के ही आपके इन्वेस्टमेंट होने चाहिए और यूपी का ही आपका एआईएफ होना चाहिए, तभी आप इनमें स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, सॉरी स्टार्टअप इंडिया यूपी स्टार्टअप फंड के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो ये तो स्पेसिफिकली इसमें मेंशन नहीं है सर कि अगर आप यूपी में है तो ये आप ले सकते हैं। तो ये वाला जो स्लाइड है वो सिर्फ यूपी में रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स के लिए है। तो इसको ज्यादा जोर ना देते हुए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। फिर आता है सर एक स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट। हमने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में पढ़ लिया, हमने सीड फंड ग्रांट के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, हमने सीजीएसएस के बारे में पढ़ लिया। फिर क्या है, एक एआई बेस्ड एक पोर्टल बनाया गया है स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट का। पोर्टल के बारे में लास्ट में बताऊंगा। उस पोर्टल में, ये पोर्टल जो 11 मार्च 2023 को एक मीटिंग हुई थी नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल की, जिसमें एक पोर्टल बनाया गया था जिसमें कई सारे इन्वेस्टर्स आके रजिस्टर्ड हैं। तो उसमें अपॉर्चुनिटी स्टार्टअप्स को ये दिया गया है कि आप वहां पे आइए, अपने आप को रजिस्टर करिए। ये एक एआई बेस्ड ना एक एक पोर्टल बनाया गया है। मतलब मान लीजिए एक तरह से मैच मेकिंग मार्केट प्लेस बनाया गया है, जिसमें स्टार्टअप्स भी खुद को रजिस्टर करेंगे, इन्वेस्टर्स भी खुद को रजिस्टर करेंगे। तो बेस्ड ऑन द पिच डेक आइडियाज और जो भी आपका प्रोडक्ट का जो भी डिटेल है, प्रोटोटाइप का जो भी डिटेल है, उनके बेसिस पे आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट के पोर्टल। पहला पॉइंट है द प्लेटफॉर्म ब्रिंग्स टुगेदर स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टर्स इनेबलिंग स्टार्टअप्स टू गेन visibility in the front of investor, pitch their ideas and get investment opportunities for themselves। मान लीजिए अगर कोई स्टार्टअप है, उसको कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो सर देखो ये ना कुछ बहुत ही कुछ ऐसे अलग अलग पॉइंट्स रख दिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा। तो और क्या अपॉर्चुनिटीज है कि इन्वेस्टमेंट वगैरह तो आप ग्रांट के फॉर्म में भी ले सकते हैं, पहले भी ले सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक बेनिफिट जो फाइनेंशियल असिस्टेंट जो भी कि आप मतलब गवर्नमेंट इन स्टार्टअप्स को दे सकती है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए कोई हाई लेवल में, मान लीजिए आपका अच्छा टर्नओवर हो गया, आपने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड भी ले लिया, आपने एआईएफ से फंड ले लिया, आपको फ्यूचर इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आप यहाँ पे एक पोर्टल बना दिया गया सर। देखो एक पोर्टल बना दिया गया, आप ऑनलाइन जाके अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर करके स्टार्टअप इंडिया इन्वेस्टर कनेक्ट के वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करके आप इन्वेस्टमेंट भी ले सकते हैं। आप अपने आप को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, या फिर अलग अलग सिटीज में जाने के लिए, अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा इलेबरेट करने के लिए, या फिर बहुत ज्यादा एक्सपेंस करने के लिए। इस पोर्टल का मैं कुछ समरी आपको बताऊं, कुछ 5,980 स्टार्टअप अभी तक रजिस्टर्ड है। इसमें टोटल 120 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। टोटल अभी तक 4,898 स्टार्टअप्स को यहाँ से इन्वेस्टमेंट मिल चुका है, और टोटल 38 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है। अब ये वर्क कैसे करता है मैं आपको एक बात बताऊँ। वेबसाइट है https:/investorconnect.startupindia.gov.in। आपको यहाँ पे जाना है, अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करनी है, कुछ बेसिक डिटेल्स आपको वहाँ सबमिट करने हैं, कुछ वहाँ पे आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपकी एलिजिबिलिटी कैलकुलेट हो जाएगी। वहाँ पे जाके आप इन्वेस्टमेंट को सेलेक्ट करिए, इन्वेस्टमेंट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब क्या होता है ना, एक बार आपका प्रोफाइल बना दिया आपने, वैलिडेट हो गया, तो वहाँ पे आपके कुछ कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हैं, कुछ वीसीज हैं, जो आपके इनोवेशन और आपके आइडियाज को देख के आपके प्रोफाइल को सेलेक्ट करके आपको फर्दर इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है। कुछ कुछ वैसे पॉइंट्स में से तो कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा शायद मेरे प्रेजेंटेशन से। मैंने बहुत कोशिश की मैं आपके पॉइंट्स को क्लियर कर सकूं। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो मैंने स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया आपको, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या है, गवर्नमेंट किस तरह से स्टार्टअप्स के लिए काम कर रही है। तो कुछ ये बेसिक चीजें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टार्टअप्स के लिए अगर मैं आपको अपनी तरफ से बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या लगता है स्टार्टअप्स के लिए, कि अगर मान लीजिए, एक सेकंड में इसको स्टॉप।
देखिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप स्टार्टअप है, मेन आपको इस स्लाइड से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको क्या जानना चाहिए कि आप स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन कैसे ले सकते हैं। आपको स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। स्टार्टअप इंडिया के अंडर गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम रख रखी है कि आप क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के लिए कैसे अप्लाई करें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई नए स्टार्टअप्स के लिए होता है तो वो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम होती है। आपके पास आइडिया होना चाहिए, आपका एक इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए, आप उसमें जाइए, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड में अप्लाई करिए। आपको कोई इशू है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप उद्यमिता हेल्पलाइन के पास बेफिक्र होकर आइए। उद्यमिता हेल्पलाइन में एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं जो आपको इन चीज़ों में हेल्प करेंगे। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड के लिए कैसे अप्लाई करें, मान लीजिए आपने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम भी ले लिया, आपको फर्दर आपको अगर आप आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, तो अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सीजीएसएस की तरफ बढ़ सकते हैं। आपको क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्कीम फॉर क्रेडिट गारंटी स्कीम चाहिए, आपको सीजीएसएस की स्कीम फॉर स्टार्टअप जो 10 करोड़ तक की, 10 करोड़ तक की जो भी 10 करोड़ तक की जो आपकी रखी गई है लिमिट की, कोलेटरल फ्री आप लोन ले सकते हैं। तो कुछ स्कीम्स, अगर इन चीजों पे लेके अगर आपको किसी से कोई क्वेश्चन है तो मैं स्टेज ओपन कर रहा हूँ, प्लीज आप वन बाय वन आप रेज हैंड करके या चैट बॉक्स में आके हम लोग एक दूसरे क्वेश्चंस ले सकते हैं। अगर मैं शायद प्रेजेंटेशन के अलावा अगर मैं क्वेश्चन आंसर के थ्रू आपके पॉइंट्स को क्लैरिफाई कर सकता हूँ तो प्लीज आप रेज हैंड करें, मेरी टीम आपको अनम्यूट करेगी ताकि मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकूँ। सुनील कप्तियाल जी, जी कार्तिक जी प्लीज इनको म्यूट करिएगा। डन सर। जी सुनील जी बताइए। सर बेसिकली ये पूछना था मेरे को कि हाँ बताइए सर। ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्टार्टअप रहेगा या फिर कैसे मतलब। नहीं सर, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी है, सर्विसेज के लिए। मैंने बताया ना, सेक्टर एग्नोस्टिक है, किसी भी सेक्टर के हो आप, मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग हो, सर्विसेज हो, किसी भी सेक्टर में अगर आप हैं तो स्टार्टअप के लिए रजिस्टर्ड होते हैं, एलिजिबल है। मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कि आपका प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए, आपका टर्नओवर 100 करोड़ से कम होना चाहिए, और आपकी कंपनी 10 साल से कम की होनी चाहिए। ये कुछ एलिजिबिलिटी है, और आपका जो बिजनेस है वो एक नया रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मान लीजिए आपको पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे हैं, आपने उसको कन्वर्ट करके, या फिर कोई आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही थी, आपका टर्नओवर उसमें 100 करोड़ पहुंच गया, तो फिर अब आप सोच रहे हैं कि मैं उसको स्प्लिट करके एक नई कंपनी बना देता हूँ, उस पर मैं स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ, तो वो एलिजिबल नहीं होता है सर। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या मतलब मैं मैन्युफैक्चरिंग है। हाँ तो मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब ट्रेडिंग है, सर्विसेज है, तो आप, ट्रेडिंग भी अलाउड है। हाँ ट्रेडिंग भी अलाउड है, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बस ये प्रूव करना पड़ेगा जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वो किस तरह से आप एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग बिजनेस में आप इम्प्रूवमेंट या इनोवेशन कैसे दे रहे हैं। वो आप अपने पिच में अगर आप आइडेंटिफाई करके आराम से पिच कर देंगे, आप अगर आप क्लैरिफिकेशन दे देंगे तो आप स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर राधाकृष्ण, प्लीज सर आप उनको अनम्यूट करिए। डन सर। जय पाठक जी। हाँ नीलम पाठक जी बोल दीजिए unmute। हेलो, आप हेयर कर हाँ सकते हैं हेलो मैम, यहाँ बोलिए मैम, क्या बोल रहे हैं। सर। हम एक स्टार्टअप इंडिया रजिस्टर्ड फर्म है, ठीक है। ऑलरेडी डीपीआईआईटी सर्टिफाइड रिकॉग्नाइज्ड भी है। ठीक है। मुझे पूछना था स्टार्टअप इंडिया सीड फंड या ग्रांट्स जो मिलते हैं उस बारे में, बिकॉज क्या वो डायरेक्टली स्टार्टअप अप्लाई कर सकते हैं? बिकॉज आजकल कुछ थर्ड पार्टी कंपनीज भी आ रही है और वो कहती है कि आप हमारे थ्रू अप्लाई करो तो ज्यादा चांसेस है, तो मुझे इस पे क्लैरिटी चाहिए थी। नहीं, मैं इस चीज़ में क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। देखिए जो थर्ड पार्टी एजेंसीज होती हैं, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप उन्हीं के थ्रू जाएं, अगर आप खुद से अगर आप पिच कर सकते हैं, उसमें क्या होता है बेसिकली ना, मान लीजिए आपको प्रोसेस पता है, मैंने आपको प्रोसेस गाइड कर दिया, अभी थोड़ा बहुत ब्रीफ ही मैंने बताया आपको। मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में मैं आपको प्रोसेस बताऊं, उसमें देखिए क्या होता है। मैं मतलब फर्स्ट टाइम अगर आप स्टार्टअप हैं, आपको भी पता नहीं है कैसे अप्लाई करते हैं, उसमें बहुत बड़े उसमें कुछ एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो जो थर्ड पार्टी जो वेंडर्स होते हैं ना, वो आपको ये बोलेंगे कि हाँ हम आपको प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प कर देंगे आपकी। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप उनके थ्रू जाएंगे तो ही आपको सीट फंड मिलेगा। अगर आप खुद से एलिजिबल हैं, खुद से अगर आप कैपेबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप अप्लाई करिए, स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स को सेलेक्ट करिए। इंक्यूबेटर्स की वेबसाइट में जाके आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ सर, मैंने ऐसे ऐसे अप्लाई किया है सीट फंड के लिए, तो आप प्लीज़ मेरे एप्लीकेशन को देख लीजिए, जो भी चेंजेस हो
आप मुझे बताएं ताकि मैं आगे उसको मूव कर सकूं। कोई ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, बस वो आपकी हेल्प के लिए वो थर्ड पार्टी वेंडर्स कहते हैं कि आप हमारे थ्रू, वो एज अ कंसल्टेंट है कि आप हमारे थ्रू करवाइए, हम आपका एप्लीकेशन जल्दी करवा देंगे। थैंक यू सर। हम ऑलरेडी इंक्यूबेटेड है IIM के और IIM इसमें बैंगलोर में भी, तो हम उनको फिर चूज कर सकते हैं इंक्यूबेटर्स, राइट? हाँ, मतलब आप जब सीड फंड के लिए अप्लाई करेंगे तो आप वहाँ पे उन इंक्यूबेटर का, जो भी आपके इंक्यूबेटर जहाँ पे आप रजिस्टर्ड है वहाँ पे आप उनका ऑप्शन सेलेक्ट करिए। आप उनसे बोलिए सर देखिए मैंने वेबसाइट पर, एक चीज आपको ध्यान रखना है, सीड फंड के लिए आपको पोर्टल के थ्रू ही अप्लाई करना है, डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं कर सकते। कि आप डायरेक्टली आप इंक्यूबेटर के पास चले कि सर मुझे सीड फंड दे दो, वो पॉसिबल नहीं है। आप किसी इंक्यूबेटर के थ्रू ही जाइए। इंक्यूबेटर्स को, किसी 3 इंक्यूबेटर को अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करिए, फिर वो आगे आपका एप्लीकेशन, क्योंकि फंड जो है वो आपको इंक्यूबेटर ही देगा सर मैम, गवर्नमेंट नहीं दे रही है आपको फंड। फंड आपको इंक्यूबेटर से दे रही है, क्योंकि इंक्यूबेटर्स को फंड दिए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा सीड फंड देने के लिए। थैंक यू। ओके। मिस्टर राधा कृष्णन को प्लीज कर दीजिए अनम्यूट, वो काफी देर से रह जानते हुए। डन सर। मिस्टर अजय कुमार। हाँ मिस्टर, आई थिंक मिस्टर राधा कृष्णन इज आउट ऑफ नेटवर्क, आप अजय कुमार को कर दीजिए please। गुड जी इवनिंग। अजय जी बताइए बताइए सर। हाँ सर, वो एक्चुअली पूछना ये था कि स्टार्टअप इंडिया में मैं भी रजिस्टर्ड हूँ। ठीक है। डीपीआईडी नंबर हो गया है, मिल गया है। बट सर ओके। वो जो अपना सीड फंड इंडिया वाला जो वेबसाइट है, उस पर मैंने रजिस्टर करने की कोशिश करा तो वो मैप नहीं हुआ, ऐसा करके बार बार एरर देता है। इसके लिए मैंने वहाँ कस्टमर केयर में भी बात किया था, मेल भी किया मल्टीपल टाइम्स, जो अपना वहाँ ठीक पे है। है ना कॉन्टैक्ट अस वाला, जो टेक्निकल हाँ ग्लिचेस हाँ है या हाँ। क्या है, प्रॉपर ऑर्डर ऑप्शन सिलेक्ट करके मैंने सब किया, बस स्टिल सर वो लॉगिन नहीं हो रहा, और अभी भी वो डीपीआईडी नंबर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो इन दैट अच्छा केस क्या करना चाहिए? कोई और कोई सोर्स है जहां हम कनेक्ट करें, या क्या करें सर? आप गाइड कीजिए प्लीज। सर, एक बार मैं आप आप प्लीज हमारा नंबर मेंशन कर लीजिए, ले लीजिए, या फिर हमारी मेल आईडी आप ले लीजिए। मैं चैट बॉक्स में अपने टीम को गाइड कर रहा हूँ कि वो चैट बॉक्स में मेल आईडी मेंशन कर दें। आप अपनी डिटेल्स हमें मेल कर दीजिए, मैं एक बार उसको देख के ही मैं आपको गाइड कर पाऊंगा सर कि क्या इशू आ रहा है उसमें, भाई मैं उसमें कुछ आपकी हेल्प कर सकूँ। नॉर्मली सर ऐसा कुछ होता है क्या कि हाँ, वो कुछ ऐसा होता है, मतलब आप स्टार्टअप इंडिया के जो भी आपका पोर्टल है, जो भी स्टार्टअप इंडिया का पोर्टल है, आप वहाँ पे जाइए। आप एक बार अपनी प्रोफाइल पे जाके वहाँ उसको प्रोफाइल को ठीक से एडिट करके शायद देख लीजिए कुछ ऐसा कोई सेक्शन ना हो जो आपका रह गया हो। आप सर वो तो उस कंप्लीट हुआ तभी डीपीआईडी मिला मुझे, नहीं, वो मैं राइट? समझ गया सर, वो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, एक प्रोफाइल का भी ऑप्शन होता है उसमें। आपकी एक प्रोफाइल होती है, आप उस प्रोफाइल को अपडेट या फिर आप अपना एग्जिस्टिंग पासवर्ड आप एक बार चेंज कर लीजिए, या फिर ये किसी और, वो कुछ टेक्निकल ग्लिचेस भी होते हैं सर, कभी कभी टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं, आप इनकॉग्निटो पे एक बार ओपन करके देख लीजिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं एक बार देख लूंगा क्या इशू, क्योंकि एक दो केसेस मैंने ये फेस किया है, पर हाँ वो जी टाइम के साथ वो सही हो। कब से आप ये फेस कर रहे हैं इशू? सर, ये 6 मंथ्स हो गया है, मोर देन 6 मंथ्स हो गया है, और इवन मैंने कस्टमर केयर को इतनी बार फोन किया तो वहां पे असिस्टेंस क्यों नहीं हो पा रहा है सर? सर असिस्टेंट से वहाँ पे हो जाता है सर, ऐसा तो कोई इशू नहीं होता है, पर फिर भी एक बार हम लोग अपने एंड पे भी चेक कर लेंगे ना कि हम उसमें आप क्या हेल्प कर सकते हैं। आप प्लीज ठीक है। एक बार ट्राई कर लीजिए। आप डिटेल्स शेयर कर सकते हो तो आप डिटेल्स शेयर कर दीजिए। मेरी हाँ टीम से जी। मेगा जी हैं, वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। मेगा जी प्लीज इनको मेल आईडी हमारी मेंशन कर दीजिए चैट बॉक्स में। मेघा मेघा मैम एंड यू आर द co-founders क्या ऑफ दिस कंपनी? हाँ मेगा, आई एम एन एक्सपर्ट, not directly, but I am an expert. I generally conduct the webinars for that. Huh? फाइन, आई हैव योर नंबर। मैं आप दोनों के नंबर्स है, मैं आपके सेल पे कनेक्ट करता हूँ। Okay, ठीक है please सर। you just connect me. I'll surely try to resolve the problem. थैंक यू वेरी मच सर। Please. Anybody else? किसी को क्वेश्चन तो प्लीज रेज हैंड करके आ सकते हैं सामने। सुनील कपतियाल जी को, आई थिंक वी हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस। मिस्टर अमित टी, मिस्टर राहुल बंसल। डन सर। हेलो। हाँ जी राहुल जी बताइए। हाँ जी सर, सब्सिडी वाला भी है केस में स्टार्टअप में, अगर मैं कोई चीज जैसे प्रोडक्ट बनाऊं, और हम्म। अभी मैंने कुछ किया नहीं है फिलहाल, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ जैसे कुछ स्टार्टअप करूं। अब जैसे कोई मैं अपना एक फैक्ट्री लगाने की सोच रहा हूँ, कोई जैसे अपना गारमेंट्स के अंदर, कोई मेरे को इसमें स्टार्टअप में कोई सब्सिडी वगैरह कुछ सर मिल सकती स्टार्टअप है? इंडिया स्कीम के
सर गारमेंट्स का आप कराएंगे तो आप क्या रजिस्टर करेंगे, प्राइवेट लिमिटेड करेंगे, क्या करेंगे? सर अभी तो मैं फिलहाल प्रोप्राइटरशिप के साथ ही जाऊंगा, सर क्योंकि अभी तो मेरा प्रोप्राइटरशिप, बिल्कुल। सर प्रोप्राइटरशिप अगर आप कर रहे हैं ना तो स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन के लिए आप एलिजिबल नहीं सर। तो ठीक है सर, आपको तो मुझे। एमएसएमई में आप कोई स्कीम वगैरह, जैसे कोई आप मशीनरी वगैरह ले रहे हैं तो CLCSS स्कीम होती है, क्रेडिट हाँ, कैपिटल सब्सिडी स्कीम होती है, जो कि अभी लॉन्च होने वाली है। उन स्कीम के अंडर आप सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं। और कौन सी मान लीजिए स्कीम है सर जो सर अभी जो। कैपिटल लिंक सब्सिडी है, मशीनरीज के ऊपर सब्सिडी मिलती है 25%। तो वो 1 अप्रैल के बाद वो स्कीम आ जाएगी। तो वो तब तो तक आप, पीएमईजीपी में भी है सर, वो तो हाँ पीएमईजीपी में भी कर सकते। पीएमईजीपी में 50 लाख तक का प्रोजेक्ट होना चाहिए ना सर। हाँ, उसमें अगर आप कैपिंग है। कैपिंग 50 लाख तक की है ना, अगर आपको 50 लाख के ऊपर का प्रोजेक्ट है तो फिर आप कहाँ पे जाएंगे? हाँ, बात वही कम है। से कम हमारा जो कम से कम जो प्लांट एंड मशीनरी पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा, वो 2.5 से 3 करोड़ रुपए होगा सर। तो फिर आप पीएमजीपी में नहीं कर सकते ना सर। नहीं नहीं नहीं, पीएमएजीपी के लिए नहीं है सर, तो पीएमएजीपी में तो जाना होता तो पहले ही चले जाते, वो तो हम हाँ बात वही करके तो, वो आए तो थे। 50 लाख तक के इसलिए अगर आप। होता अगर, हाँ हाँ। तो कैपिटल सब्सिडी स्कीम है, मशीनरी पे मिलती है। वो बीच में बंद हो गई थी, तो हाँ अभी जी। गवर्नमेंट ने कहा है कि वो दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है 1 अप्रैल के बाद स्टार्ट हो जाए। तो आप तब तक रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लीजिए, अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, आपका लैंड वगैरह, ये सब रेडी कर लीजिए इसमें डॉक्यूमेंट्स। मुझे स्टार्टअप में सर, स्टार्टअप में ही होना जरूरी है मुझे उसके लिए? नहीं नहीं नहीं, एमएसएमई है ना आप सर। स्टार्टअप तो हाँ आप जी। हो भी नहीं सकते ना सर, क्योंकि आपके पास आप प्रोप्राइटरशिप बना रहे हो। तो आपके लिए तो मुझे स्टार्टअप हो। एमएसएमई बनने, जो स्टार्टअप में आने के लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? सर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करना पड़ेगा। ओपीसी कर सकते हैं, वन हाँ पर्सन वन कंपनी? परसेंट कंपनी कर सकते हैं। अच्छा सर, ठीक है सर। और ठीक है अगर वो जो कैपिटल सब आप बता रहे हो सब्सिडी, उसमें कितना बेनिफिट मिलता है सर? सर, उसमें मशीनरी लोग जो भी मशीनरी का आप ले रहे हो उसमें 25% तक का सब्सिडी मिलता है आपको। और उस पर कैपिंग भी है सर सब्सिडी पे कोई? नहीं है, 25% है। 20%, 25% कितना भी हो सकता है? जैसे अगर 3 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी हाँ लगाता अभी हूँ तो कैपिंग उसके का ऊपर सच कुछ आया नहीं है, तो मैं बाकी क्वेश्चंस के आंसर में, क्योंकि सर देखो पूरी स्कीम 1 अप्रैल के बाद आ जाएगी, अभी तो बस गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। जो लास्ट अनाउंस थी स्कीम जो आप बता रहे हो बीच में बंद हो गई थी, वो कौन सी साइट के ऊपर जाके मैं इसको चेक कर सकता हूँ? सर एमएसएमई की वेबसाइट है, msme.gov.in। वहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम्स, एमएसएमई स्कीम्स होती है, वहाँ पे आप देख सकते हैं सर। सर इसका कोई मुझे नोटिफिकेशन आप ईमेल पे या व्हाट्सएप पे दे सकते हैं प्लीज, क्योंकि ताकि मैं इसको पढ़ के रीड करके हाँ मैं दोबारा एक बार मैं तैयार। आप मेरी टीम पे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको प्रोवाइड को बोल दूंगा कि वो आपको स्कीम का नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दें। बस सर मुझे नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दीजिए, बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। ठीक है सर, आपने ओके। काफी रिजोल्व किया प्रॉब्लम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिहिर जी। डन हाँ जी सर। मिहिर जी बताइए। हेलो। हाँ जी हाँ विक्रम बताइए। जी। हाँ विक्रम जी। बताइए सर। सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा समझाया एंड थैंक यू सो मच सर। काफी कुछ क्लैरिटी आई सर। ठीक है। अब जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी ऐसा हो गया ना सर कि कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस कुछ भी नया शुरू करता है तो उसका एक एक प्री कंसीव नोशन है कि मुझे स्टार्टअप में करना है, स्टार्टअप में करना है। हालांकि जैसे आपने बताया कि हर कोई स्टार्टअप में रजिस्टर करवा सकता नहीं है। हाँ हर कोई नहीं करा लेकिन सकता। लेकिन सर जैसे जैसे अभी एक मेरा क्लाइंट है, उसको मॉड्यूलर किचन और फर्नीचर बनाना है। ठीक है बताइए। हाँ, मॉड्यूलर किचन और फर्नीचर बनवाना है। तो वो तो मैंने उसको बोल दिया देखकर, सर्च कर, जैसे आपने बताया कि पार्टनरशिप फर्म करनी पड़ेगी और इट शुड बी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, हाँ राइट? रजिस्टर पार्टनरशिप, हाँ, सेक्शन वो तो हम 59 कर देंगे पार्टनरशिप सर। हाँ, ठीक वो डॉक्यूमेंट मंगा लिए मैंने उससे। ठीक। लेकिन सर फिर ये फर्नीचर वाले और मॉड्यूलर किचन वाले में हाउ वी कैन पिच, मतलब उसको तो आप पिच ये कर सकते हैं ना सर कि आप कैसे बाकी लोगों से आप अलग हैं, जी जी वो आपको पिच करना। आप देखिए इसमें इनोवेटिव तो कुछ नहीं, आप इनोवेटिव अगर कर सकते हैं उसमें तो ठीक है, नहीं कर सकते तो आप, अगर इनोवेटिव नहीं कर रहे हैं तो जो हाँ। भी आप प्रोडक्ट दे रहे हैं वो औरों से ज्यादा अच्छा क्यों है, इम्प्रूवमेंट क्या कर रहे हैं आप उसमें। ठीक है, तो मॉड्यूलर किचन में आप इम्प्रूवमेंट क्या कर रहे हैं, फर्नीचर में आप इम्प्रूवमेंट क्या कर रहे हैं, जो लोग बाकियों के ना करके आपका देखें। ठीक है। जी जी और या फिर उसके थ्रू आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना कर रहे हैं। जी तो बहुत सारी चीजें होती है, सिर्फ इनोवेशन ही नहीं होता सर, इम्प्रूवमेंट भी होता है। मैंने आपको बताया कि इनोवेशन और इम्प्रूवमेंट इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या बिजनेस है
उसमें Okay. आप इम्प्रूवमेंट भी कैसे कर रहे हैं वो भी आप दिखा के आप ले सकते हैं सर. And that I have to show through my PPTs, right? That you have to show through your pitch deck. Okay. And whether should we, after our partnership done and GST and all that routine formality done, I have to register on DPIIT and startup both separately, or it is one No, one window? sir, startup तो सर रजिस्ट्रेशन होता है. DPIIT is the ministry. Yeah. मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन जी. ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल जी, ट्रेड. जी, ये जी. डिपार्टमेंट है जिन्होंने स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया गवर्नमेंट द्वारा. Okay. ठीक है. तो DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप होता है, मतलब ऐसा स्टार्टअप जो DPIIT द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है. तो DPIIT एंड स्टार्टअप बोथ आर सेम. DPIIT मतलब जैसे मान लीजिए वो मिनिस्ट्री है DPIIT, और उन्होंने एक स्कीम निकाल दी स्टार्टअप इंडिया स्कीम. हाँ. ठीक है, ये है सर. दोनों अलग अलग नहीं है, मतलब ये डिपार्टमेंट ने ही ये स्कीम निकाल रखी है. Okay. तो I have to register on DPIIT portal only, right? और DPIIT पोर्टल, DPIIT का कोई पोर्टल तो वो सर नॉर्मल मिनिस्ट्री का पोर्टल है. आपको नेशनल सिंगल विंडो पोर्टल में जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा एज ए स्टार्टअप. National Single विंडो पोर्टल nsw.gov.in. National Single Window Portal, right? हाँ जी. उस पे जाके करवा तो ही ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे स्टार्टअप वाले. हाँ, वहीं से आप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं स्टार्टअप पर. अच्छा. और ऐसे DPIIT में जाएंगे तो देर आर कुछ दो चीज पूछते हैं, IEM और IEL करके दो कुछ अलग अलग. नहीं सर, DPIIT की वेबसाइट से स्टार्टअप पर रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते, आप बाकी स्कीम से कर सकते हैं. ओके. तो मुझे नेशनल सिंगल विंडो पे ही जाना है. हाँ, वहीं से आप स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं. ओके सर, वहीं पर इसे PPT सब सबमिट करना है, राइट? हाँ, वहीं पे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है. ठीक है सर, आपका नंबर यहाँ लिखा है 97171. अगर कुछ होगा तो आई विल बी इन टच विथ यू, राइट? हाँ, आप प्लीज मुझसे बात करिए. थैंक यू विक्रम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. या फर्दर क्वेश्चंस? मिस्टर अमित प्लीज अमित जी. बताइए. हेलो, कैन यू हाँ हियर सर, मी? मुझे बताइए, बोलिए. हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि एक कंपनी एस्टैब्लिश्ड इन अप्रैल 2024 ओके. and startup certificate obtained in March 2024. So Okay. then can the startup be eligible for tax exemption? नहीं, मतलब आपका कब इनकॉर्पोरेशन में? अप्रैल 2024 में. हाँ, अप्रैल 2024 में इनकॉर्पोरेशन हुआ और और स्टार्टअप आपने सर्टिफिकेट अभी मार्च में मिला. मार्च तो सर, ये क्वेश्चन टैक्स को समझ नहीं आ एलिजिबिलिटी में, रहा. सॉरी, आपने अप्रैल 24 में बनाई कंपनी, हाँ जी, तो अब मार्च में कैसे ले अप्रैल सकते अप्रैल हैं? 23 में, सॉरी अप्रैल 23 में, माय अपोलॉजीज. कुछ अभी टैक्स एग्जेम्पशन के बाकी सेक्शंस के लिए आप एलिजिबल है, जैसे 56(2)(6)(b) 7(b) है, और कैप सेक्शन 69 है. 80IEC के लिए भी अभी आप है, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स अभी क्लैरिफाई किए गए हैं, जो अपडेट्स अभी आए नहीं है हमारे पास. आप एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ सर्टिफिकेशन. कि आज आपका सर्टिफिकेशन आया, आप नेक्स्ट डे को ही आप अप्लाई कर सकते हैं जाके उसमें वेबसाइट पे ओके, जाके. करंट फाइनेंशियल अप्रैल 23-24 में अप्लाई नहीं कर सकते? हाँ, 23-24 में नहीं कर सकते, नेक्स्ट डे कर सकते हैं. अच्छा, और वो अप्लाई करने के लिए कहाँ पे रजिस्टर करना होता है सर? सर, स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट से आपको करना होगा. अच्छा, ठीक है, वही थैंक यू वेबसाइट सो में मच. टैक्स एग्जेम्पशन का आता है, वहीं पे कर सकते हैं. ओके सर, थैंक यू सो मच. ओके सर. एनी फर्दर क्वेश्चंस? सर, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं. कार्तिक जी, और भी कोई है क्वेश्चन? आई थिंक सर अभी कोई तो ठीक है, हम लोग अभी इसको क्लोज करते हैं. थैंक यू सो मच इस वेबिनार में मुझे ज्वाइन करने के लिए. आई होप मैंने आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर ठीक से दिया होगा. मैंने अपने वेबिनार के थ्रू आप सबको टॉपिक्स अच्छे समझाने की कोशिश की है. अगर कहीं कोई आप अपना फीडबैक मुझे मेंशन करना चाहते हैं तो आप मेरी रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आप अपने फीडबैक मुझे भेज सकते हैं, ताकि मैं अगले वेबिनार में उन चीज़ों को सही करके मैं आपको बता सकूँ. राहुल जी का मेरे पास आया है. राहुल बंसल जी, आई हैव ए क्वेश्चन. राहुल बंसल जी, आप बताइए आपको क्या क्वेश्चन है. एक बार राहुल बंसल जी को एक बार कर दीजिए. हाँ जी, हेलो. राहुल जी हाँ जी बताइए. सर जी, दोबारा तकलीफ देना चाहूंगा आपको. एक जो कैपिटल सब्सिडी आप बता रहे थे वो 25% जो मिलती है, सर उसकी वेबसाइट पता चल सकती है मेरे को? सर, MSME की वेबसाइट है, msme.gov.in की वेबसाइट है. तो सभी ये पूरे देश के लिए एक ही होती है या हाँ, जैसे वो स्टेट सर वाइज अलग होती मिनिस्ट्री है? ऑफ नहीं, मिनिस्ट्री की एक ही वेबसाइट है, तो वो कहीं से भी ले ओके सकते हैं. सर. और एक चीज और, इसके अंदर जो कैपिटल वाली है सब्सिडी,
हम सर्विस के ऊपर भी ले सकते हैं। सर सर्विस में कोई मशीनरी नहीं लेंगे ना आप सर? नहीं, सर्विस में क्या होता है, जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे हम रिपेयरिंग का काम करते हैं, रिपेयरिंग के काम में जैसे कोई मैंने छोटी वर्कशॉप खोल ली और वहां हाँ पे टेलर बैठा दिए, वो वर्कशॉप में रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, हाँ, कोई भी अल्ट्रेशन का मशीनरी काम कर वगैरह रहे हैं। ले रहे हैं, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप खर्च हाँ, कर अभी रहे हैं जैसे मैंने 2-3 तो लाख आप रुपए उसके का लिए कोई आप छोटा, सब्सिडी ले सकते हैं। जो आप ये स्टार्टअप बता रहे हो सर, मेरे को स्टार्टअप में पार्टनरशिप फर्म में भी कर सकता हूँ, 2 पार्टनर सर मिलकर, या सिर्फ सर कैपिटल रजिस्टर्ड कंपनी चाहिए? पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए, जी। मतलब इंडिविजुअल नहीं कर सकता। अगर 2 नहीं, व्यक्ति या उससे कोई ज्यादा व्यक्ति मिलके काम करें तो वो स्टार्टअप माना जाएगा, हाँ आप कह वो रहे हैं? स्टार्टअप माना जाएगा सर। आप प्राइवेट लिमिटेड वगैरह बना सकते हैं तो ही कर सकते हैं आप सर। तो पार्टनरशिप में बेनिफिट नहीं रहेगा सर? पार्टनरशिप में करूंगा मैं। सर पार्टनरशिप हम नॉर्मल नोटराइज अगर 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में आप करते तो वो नहीं होगा। अगर आप उसी पार्टनरशिप फर्म को आप रजिस्टर कर सकते हैं स्टार्टअप, वो सॉरी, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में, तो उस फर्म का आप ले सकते हैं सर स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन। ठीक है सर। तो एक चीज बताइए, जैसे अब इनकम टैक्स में बोलते हैं कि स्टार्टअप को हमें एग्जेम्पशन मिलता है इनकम टैक्स में, शुरू के 3 साल तक हमें कोई चेकिंग नहीं होती है, कोई ठीक इनकम है। टैक्स की पेनल्टी नहीं पड़ती है, कुछ नहीं हाँ होता है। हाँ तो वो कैसे होता है? क्योंकि जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तब सर, तो वो हमें तो से आप, पूरा का पूरा। नहीं सर आप स्टार्टअप नहीं है ना, स्टार्टअप रजिस्टर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है ना आपके पास। हाँ जी। तो तो पहले अगर मैं आपको, स्टार्टअप हो गया उसके हाँ बाद, जैसे तो मैंने आप वो एमएसएमई का बेनिफिट्स उद्यम ले भी ले सकते हैं लिया, सर। वो बेनिफिट इनकम टैक्स पे कैसे जाके एग्जेम्पशन में मिलेंगे फिर? वहां पे आपको ना, वहां पे मेंशन करना होता है डीपीआईटी आपका नंबर। ओके सर। इनकम टैक्स के जो फॉर्म जब फिल आप किया होता है रिटर्न, उसमें जब आप फॉर्म फाइल करते हैं रिटर्न, तो वहाँ आपको मेंशन करना होता है सर आपका कि आई एम डीपीआईटी नंबर। स्टार्टअप, क्या है स्टार्टअप डी, रजिस्टर, ये मेरा डीपीआईटी नंबर है। ये डीपीआईटी, तो वहां पे कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफिक लाइन लिखा होता है कि अगर आप ये मेंशन कर दोगे उसके बाद एग्जेम्पशन की लिस्ट नहीं में आप ऐसा आ लिखा जाओगे? नहीं होता है सर, वो तो आपको मेंशन करना होता है सर। तो मेंशन वहां पे कोई कॉलम होता है इस हाँ तरीके का कॉलम कोई होता है, जो? डीपीआईटी नंबर लिखने का ना कॉलम होता है। पूछते हैं कि आर यू डीपीआईटी रिकॉग्नाइज स्टार्टअप, यस नो, अगर यस है तो आपको नंबर लिखना होगा। ओके ओके सर, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वेबिनार अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर माय टीम फॉर moderating the webinar in a streamlined way. Thank you so much. Thank you, मिलते हैं sir. नेक्स्ट वेबिनार में विद न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।